आखिरी 1.5 घंटे में है हम बाजार के लिए हफ्ते के और कमजोरी के साथ कारोबार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए उतार चढ़ाव के बीच अब कमजोरी आपको साफ नजर आ रही है। 1.5 घंटे में रिकवरी आएगी या फिर आज 15,000 के नीचे की होगी क्लोजिंग। कैसे रहेगा बचा हुआ 1.5 घंटे का ट्रेड, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि अब तक तो बाजार ने रेंज को रिस्पेक्ट करा है, पर अब लोअर लेवल पर आ रहे हैं, तो यहां से क्लोजिंग तक क्या चाल रह सकती है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स पर है फोकस। सर, सबसे पहले तो बताएं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार कारोबार करते हुए लगातार दूसरे दिन गिरते हुए 100 अंक नीचे फिसलकर 14,900 के करीब आता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 35,000 के बेहद करीब। इस वक्त 700 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है और निफ्टी में 150 अंकों की। सेंसेक्स 500 अंक कमजोर है और सबसे ज्यादा गिरावट सरकारी बैंकों में दिख रही है, मेटल शेयरों में दिख रही है, जिसका जिक्र हम आज सुबह से ही कर रहे थे कि सबसे ज्यादा मेटल रहेंगे कमजोर। ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी, एकमात्र यही स्पेस है जो मजबूत है सरकारी कंपनियों की और ऑयल एंड गैस की। गेल निफ्टी का टॉप गेनर है। डाउ फ्यूचर 125 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे और यूरोप में जो कमजोरी है वो 1% के आसपास की है। इससे आपको आइडिया लगेगा डाउ भी थोड़ा और कमजोर होते हुए अब 130-135 अंक नीचे। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत कमजोर, उसका असर हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। दीप। बिल्कुल सर, तो इम्पैक्ट दिख रहा है, ग्लोबल वीकनेस भी आती हुई दिख रही है और सवाल वही बन रहा है सर, सुबह जो मेक और ब्रेक या फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स की आपने बात करी थी, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर हैं। जो पहला लेवल है 14,925 निफ्टी का और 35,125 बैंक निफ्टी का, लगभग उसी के आसपास है। कितना अहम है इसको सपोर्ट करना? क्या लगता है कि आज अभी तक तो रेंज रिस्पेक्ट की है, क्या क्लोजिंग तक भी रेंज रिस्पेक्ट होगी? मुश्किल सवाल है दीप, क्योंकि कंफर्ट जोन या यूं कहना चाहिए कि कुशन, मतलब वो बहुत कम है। एग्जैक्टली आप वहीं 14,900 925 पर है। नॉक कर दिया 2-3 बार, पहले घंटे में क्या नहीं टूटे, रिकवर हुए। एग्जैक्टली आप देखिए, आई डोंट नो कल का चार्ट अब हम दिखा पाए नहीं। एग्जैक्टली कल का इंट्राडे का चार्ट और निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट आज का ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। कल आप देखिए पहले घंटे में कमजोर शुरुआत हुई, फिर दिन भर ऐसा लगा कि हम ठीक है, ऐसे कोई समस्या नहीं है लाइफ में, वापस बढ़िया रहे, अच्छे खासे ऊपर की तरफ रेंज में ट्रेड करते रहे। एक आध बार हरे निशान में, एक आपको ढूंढने से दिख रहा है, एक हल्की सी पहाड़ की चोटी के ऊपर एक लाइट लगती हुई नहीं दिखती, वैसा एक ग्रीन डॉट दिख रहा है। मतलब एक कुछ क्षणों के लिए मार्केट हरे निशान में गया था। वरुण देखा था आपने? दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये कल का और आज का, कल वाला कौन सा है, आज वाला कौन सा है, ये देखना। कल वाला राइट साइड वाला, कल वाला मतलब मेरे राइट में जो कल वाला है और इधर लेफ्ट साइड में वो आज का है। तो कमोबेश कल का जैसा चार्ट बना था ऑलमोस्ट वैसा चार्ट आज बनता हुआ दिख रहा है। अब आखिरी घंटे में, कल भी हम आधे घंटे में गिरे थे, अब आज इस वक्त लगभग 1-1.5 घंटा जो बचा है, हल्की गिरावट के संकेत आते दिखे फिर से रेंज के निचले स्तरों पर। तो आपके जो सवाल का जवाब है थोड़ी देर में दूंगा दीप। बेहद क्रूशियल लेवल पर है 14,900 14,925 मेक और ब्रेक है, 35,000 35,125 मेक और ब्रेक है। सुबह तो हमने इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी दी, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ये आपके लिए बिल्कुल साफ साफ संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। आइए, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तैयारी है आपके लिए स्वाति की तरफ से। उससे पहले वागले साहब तैयार है, वागले का वंडर। स्वागत है वागले साहब आपका क्लोजिंग वाले शो में। नमस्कार, बताएं सर आपकी पिक। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। स्टेट बैंक में एक मेजर सपोर्ट ब्रेक किया है 384 385 का, बहुत वीक है। 381 382 के करंट भाव से लेकर 383 384 तक अगर बाउंस आता है तो बेचे। 386 50 का आपका स्टॉप लॉस होगा और मुझे 370 के पहले कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता है और मुझे लगता है आज और मंडे तक ये लेवल्स 370 के लेवल्स आने चाहिए। ओके, तो यहां पर आप करें बिकवाली। इस वक्त एसबीआई एक और स्टॉक है जहां पर कमजोरी का संकेत दे सकते हैं। तो आज का तीसरा शॉर्ट कॉल है। पहला शॉर्ट कॉल सिमी जी ने दिया था, इंडसइंड, दूसरा एसबीआई और उससे पहले एक जीएसपीएल मेरी तरफ से आया था, जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल 386.50 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है बिकवाली, नीचे 370 के टारगेट एसबीआई में। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है नई दिल्ली से। जानते हैं स्वाति से क्या कुछ है बड़ा एक्शन। स्वाति बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा एक्शन है और इस बार जो स्पेस में एक्शन है वो है लॉजिस्टिक स्पेस। जी हाँ, ये स्पेस में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चेयर करने जा रहे हैं अगले हफ्ते
और ये मीटिंग पॉलिसी से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार जल्द ही लाएगी और पीएमओ की मंजूरी का बस इंतजार है और ये फाइनल स्टैंपिंग है जो पीएमओ से मिलेगी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इसको ओके करेंगे और वो पॉलिसी में बेसिकली 40% कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है कंट्री की वो कम करने पर फोकस है। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और टर्मिनल बनाने पर जबरदस्त फोकस रहेगा, उस पर निवेश आएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है कैसे वो यहाँ पर आके बड़े इन्वेस्टमेंट्स करें और ये मोटा मोटी तौर पर हम देखेंगे फोकस होते हुए। कुछ बड़ी कंपनीज है जिनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। आप गति की बात करें, ब्लू डार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, पैकेजिंग और कोल्ड चेन, सर इन पे बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि ये दो सेक्टर्स हैं जहां स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ की जरूरत है और उस पर पुश देने की बात हो रही है। तो बहुत गहराई से काम हुआ है ये देख के कि पूरी एंड टू एंड चेन यहाँ लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर एट इंडिया लेवल, एट पैन इंडिया लेवल एक सी हो जिससे इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको एक सीमलेस कनेक्ट, पोर्ट्स हो, सब तरफ से लॉजिस्टिक्स का एक ही नेशनल ग्रिड बने, उस पर काम हो। तो एक फाइनल पीएमओ की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ओके होते हुए और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी विल सी द लाइट ऑफ द डे सर। तो ये है आपके लिए इस वक्त लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक और यहाँ पर इस पर पूरी तरह से पॉलिसी बनने पर विचार किया जा रहा है। तो गति, स्नोमैन, ये इस तरह के ऑल कार्गो, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिस पर अब आगे एक्शन होता हुआ दिखेगा। पॉलिसी तैयार है, अब जल्दी ही पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद ये पॉलिसी लागू की जाएगी। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी बहुत जल्दी लागू करने की तैयारी में है सरकार। तो इन शेयरों पर आप रखिएगा नज़र। लॉजिस्टिक कंपनियों से जुड़े हुए ये सारे शेयर, गति, स्नोमैन, ऑल कार्गो, ये है पूरी तरह से एक्शन में। बाजार कुछ और कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले जल्दी से कल के 2000 की भी तैयारी है, लेकिन उससे पहले वरुण आप बताएंगे खबरें, राइट, और मानसी बताएंगी ट्रिगर्स। तो पहले ट्रिगर्स ले लेते। चलिए पहले ट्रिगर्स, मानसी बताइए आज और अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। आज एमटीआर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद हो जाएगा क्लोजिंग के साथ ही। प्राइस बैंड 574 से 575 रुपए तय किए गए हैं। कैबिनेट सचिव की सचिवों के पैनल के साथ बैठक की संभावना है। 3:30 बजे का इवेंट है, अनुमानी लगाया जा रहा है जिस पर फोकस रहेगा। फुटसी इंडिकेटिव लिस्ट में बदलाव होने पर नोटिफाई जो है आज कर दिया जाएगा और बदलाव लागू 19 मार्च से होते हुए दिखेंगे। साथ ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है और भारतीय रेलवे ने दिल्ली प्लेटफॉर्म टिकट के दाम जो है उन्हें 3 गुना बढ़ा दिया है। कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए प्राइस बढ़ाए गए हैं और अब अगर 10 की जगह आपको 30 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट देने होंगे। इस पर ये एक इवेंट है जिस पर हमने नजर बनाई है। कल के ट्रिगर्स की अगर बात करें, अदानी पोर्ट्स प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। धनी सर्विसेज पर भी फोकस है। एडीआर इशू करने पर कल एक बोर्ड बैठक होगी और उसमें विचार किया जाएगा। सोमवार के दिन यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। इस दिन साथ ही मोल्टेक टेक्नोलॉजीज और मोल्टेक पैकेजिंग दोनों पर फोकस रहे क्योंकि अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ 8 से 10 मार्च तक खुलने जा रहा है, यानी सोमवार से बुधवार तक। प्राइस बैंड 186 से 187 रुपए होगा और दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 8 से लेकर 16 मार्च तक चलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। और इस बीच 14,900 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है निफ्टी। इस समय डेज लो पर आए हैं। आज सुबह भी हमने एक जस्ट फॉर अ मोमेंट 14,900 के नीचे आए थे, अभी भी 14,900 के नीचे आए हैं। देखते हैं यहाँ से बाजार होल्ड करता है कि नहीं। ऊंचाई से देखें तो लगभग अब 200 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में और 800 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में। 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो अहम स्तर बाजार इस समय तोड़ते हुए आपको दिख रहा है। देखते हैं 14,900 के नीचे अब निफ्टी है तो कितनी देर यहाँ पर टिकता है। जो सुबह अनिल जी बात कर रहे थे अहम लेवल्स की, वो एक इम्पॉर्टेंट व्यू बनते हुए दिख रहा है। तो 14,900 और 35,000 ये दोनों लेवल्स बाजार पर आते हुए। इस बीच चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। बताएं सर। दीप, जेएसपीएल सुबह हमने बिकवाली करने की राय दी थी और मैं कह भी रहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि 15,025 के आसपास निफ्टी आ जाए तो वो लेवल एकदम सही है शॉर्ट करने का। जेएसपीएल के हमारे सारे टारगेट्स हासिल हुए।
15 तक के टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट है तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के लेवल के लिए होल्ड करते चले, ट्रेल करते चले। नीचे अगर जाता है तो अब आपको नया जो शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करना है हिंडाल्को। 337 रुपए के आसपास हिंडाल्को के फ्यूचर शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। स्टॉप लॉस आपका 346 रुपए के आसपास अभी रखिए, इसको वापस से हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। टारगेट 330, 325, 320 ये मिनिमम टारगेट है ही, और इसमें भी आगे चलते हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स का हाल खराब रहा तो 310 तक का, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। सिंपल वही है। हिंडाल्को में भी आप देखिए एल्यूमिनियम में जो करेक्शन आया लगभग $100 का करेक्शन आया। 2260 से $2250 से एल्यूमिनियम करेक्ट होकर 2160-65 के आसपास आ गया। तो जिस तरह से मेटल्स के दाम तेज़ी से करेक्ट हो रहे हैं, और आप हिंडाल्को देखिए फरवरी के महीने में 280 के लो से 350 तक का हाई बना चुका है। तो यानी कि हाइस की से अभी भी 10-15 रुपए ही नीचे है, कोई खास नीचे है नहीं। और जो कुछ भी कमजोरी हो रही है ग्लोबल मार्केट्स की इंपोर्टेड है। तो एक वेदांता को छोड़ दीजिए, बाकी इसके अलावा मुझे मेटल स्टॉक्स में लगभग सारे स्टॉक्स कमज़ोर नज़र आते हैं। तो इसलिए मेटल स्टॉक्स में थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल न सुधरे, मेटल स्टॉक्स में आप हल्के हो जाए। ये मेटल सबसे कमज़ोर दिख रहा है। चाइना में जिस तरह से निकल आज 7-8% घटा है, बाकी मेटल सारी तेज़ी से गिरे हैं, ये और नीचे जाने को तैयार है। तो हिंडाल्को भी मुझे लगता है आसानी से 330 का टारगेट तो आज ही आ जाना चाहिए। और अगर बाजार ख़राब रहे और मंडे भी अगर ख़राब माहौल रहा थोड़ा, तो बाकी हमारी सरकारी कंपनियाँ वगैरह ये ठीक है, लेकिन हिंडाल्को 330, 325, 320 ये टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए जी। और मैं चाहता हूँ एक बार इस पर एक राय मैं वागले साहब से भी ले लूँ। वागले साहब जरा हिंडाल्को के चार्ट्स देखिए, बताइए क्या ये शॉर्ट ठीक है? अनिल जी, आपका मेरा 325 का तक का टारगेट होगा। मेरा स्टॉप लॉस 338 का होगा। आप उससे ज्यादा मुझे मंदी दिख नहीं रही है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। 338.50 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, नीचे की तरफ 325 के आसपास तक का यहाँ पर आपके लिए टारगेट रहेगा हिंडाल्को में। आइए खबरों वाले शेयर पर करते हैं नज़र, और वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाजार खुलने के बाद खबरें आएंगी? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो BML जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है सरकार को, उसके तरफ और एक कदम बढ़ा दिया गया है। नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए डेलॉयट को एज ए एडवाइजर जो है यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। तो BML के लिए बड़ी खबर है। नाल्को, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि इनकी कोयले की 2 माइंस है, उनकी जो ये है लीज है उसको बढ़ाने के लिए 2 साल के लिए बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई है। तो ये इस कंपनी के लिए भी अच्छी खबर। ICICI बैंक, सारे बैंक्स अपने जो रेट्स है उनको कट कर रहे हैं। ICICI बैंक ने भी अपने जो होम लोन रेट्स है उसको कम कर दिया है। 75 लाख तक के होम लोन पे रेट जो है 6.7% तक का कर दिया है। 31 मार्च तक ये लागू है। BSE, इस कंपनी ने फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के लिए, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने एक JV किया है एक कंपनी के साथ। कंपनी का नाम है फ्रंटियर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म, यही वो कंपनी का नाम है जो कि एग्रीकल्चर के इनोवेशन मार्केट्स पे कहीं ना कहीं काम करती है। हिंदुजा ग्लोबल, इस कंपनी ने एक IT करार किया है। ऑटोमेशन एनीवेयर के साथ इस कंपनी ने करार किया है। येस बैंक और PNB हाउसिंग दोनों ने साथ मिलकर करार किया है। होम लोन को आगे ये प्रमोट करेंगे काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, इस तरह का करार किया गया है। PVR, मैसूर में इन्होंने 6 नई स्क्रीन्स जो है मल्टीप्लेक्स वो खोला है। एक मल्टीप्लेक्स नया चालू किया है, उसमें 6 नई स्क्रीन्स होगी। शिल्पा मेडिकेयर, इस कंपनी को एक दवाई के लिए मंजूरी मिली है US FDA से। राइट्स, 12 तारीख को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां पे सेकंड इंटरिम डिविडेंड के ऊपर विचार किया जाने वाला है। और कोल इंडिया ने ₹5 का एक अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया। और सबसे आखिरी में MTAR टेक्नोलॉजीज अब तक करीब 94 टाइम्स जो है ये भर चुका है, और इसमें रिटेल का काफ़ी अच्छा पोर्शन है। सेंचुरी मार लेगा जब, बताइए क्या है। सेंचुरी आराम से 100-150 टाइम ना हो जाए बंद होते तो, वो भी तब जबकि मार्केट का हाल ही है। देखो 900 पॉइंट नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 650 पॉइंट, उसके बावजूद ये। तो चलिए हेरम्बा की दमदार लिस्टिंग, MTR का दमदार प्रदर्शन, राइट, मजा आ गया ना। MTR मजा आ गया। मतलब वो जब मैनेजमेंट से बात करके जब एनालिसिस किया तभी समझ में आ गया था कि ये कमाल करने वाला है। तो कमाल कर ही दिया इसने। हाँ, तो और मतलब काफी लंबे समय बाद मेरे कैसे फिर से कोई 100 ये हो गया 100 गुना आपकी बात करते हो गया। बताइए, 125-150 हो जाए। अरे क्यों करे भाई भाई अब छोड़ दो ना, न तो जो जिन्होंने पहले लगाए उनको मिलने वाला है, न जो अब लगाएंगे। मैं क्यों, मतलब क्या प्रूव करना चाहते हैं भर भर के। अब रुक जाइए प्लीज़। तो अब लिस्टिंग कर लें। लिस्टिंग होगी डबल लो।
हो गया ऑलमोस्ट डबल। हाँ डबल तो होगी जिस हिसाब से सब्सक्राइब हो रहा है। जय हो। चलो बढ़िया है, माहौल ही ऐसा ही है बिल्कुल। चलिए तो ये है आपके लिए हेरम्बा क्या, सॉरी MTR, हेरम्बा तो लिस्ट हुआ है, MTR। ये भी दोनों आज के स्टार परफॉर्मर है, एक लिस्टिंग पर और एक IPO पर। चलिए तो ये तगड़े। ओके तो अब है बाजार में फिर से 35,000 के आसपास का लेवल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी पर भी आता हुआ ये आपके लिए है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स जो दिख रहे हैं एक्शन में उन्हीं पर कर लेते हैं फोकस। और कमजोर शेयरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, थोड़े वहीं पर भी फोकस कर लिया जाए। सेल बैन में है, 8% नीचे है, तो जरा एक बार इस पर राय ले ली जाए कि बैन में विश्वेश जी अब इस स्टॉक में क्या किया जाए। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, बैन में एक ही बार कर सकते हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बैन से बाहर नहीं आएगा दूसरा कोई ट्रेड फिर होगा नहीं। क्या करना है? देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि 80 रुपीज़ पे सेल में बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, बेरिश जिसको डबल टॉप कहते हैं, और आज हिसाब से आप हिंडाल्को में भी सेल दे रहे हो। मुझे लग रहा है अगर सेल गिरता है तो सीधा 55 के लेवल तक आना चाहिए, तो बहुत बड़ी करेक्शन के आसार नज़र आ रहे हैं। तो आई विल बी वेरी वेरी स्केप्टिकल, लॉन्ग की सलाह नहीं होगी। 75 ना निकले तब तक लॉन्ग नहीं करना है। इनफैक्ट 75 के स्टॉप लॉस से राइज ऑन सेल का स्ट्रैटेजी रहेगा। मुझे लगता है एग्रेसिव में 60 तक के टारगेट तो चाहिए। बिल्कुल नजर रखिए, मेटल स्टॉक्स आज पर्टिकुलर वीकनेस आपको दिखा रहे हैं और गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। पहले चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक आया है रडार पे और स्टॉक का नाम है हेवल्स। 1125 1130 के आसपास हेवल्स के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस किया है और ऐसा लग रहा है कि हेवल्स के अंदर यहां से 1100 से लेके 1080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली ट्रेडिंग प्ले करने के लिए 1 से 2 दिनों के लिए 1150 से 1151 का स्टॉप लॉस लगा के हेवल्स में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1100 से 1080 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में वीकनेस थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो 25 से 30 रुपए का फॉल स्टॉक में यहां से देखने को मिल सकता है। तक का फॉल आ सकता है हेवेल्स में। और यहाँ पर करें बिकवाली, सुबह ही हम आपको बात कर रहे थे कि यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है 950 रुपये के जो टारगेट दिए ये थोड़े से रिस्की, और तब स्टॉक 1147-48 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आराम से 1100-1080 तक जा सकता है। और फरवरी महीने के बिक्री के आंकड़े भी शायद आपको उतने मजबूत ना दिखे हेवेल्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा नुकसान और होने की आशंका पूरी है जो सुमित जी बता रहे हैं। आइए अगला बिगुल आपके लिए आ रहा है। विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है और विश्वेश जी अपनी कॉल के साथ तैयार हैं। विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी। ठीक है अनिल जी, अगर आज आप सेक्टरल एनालिसिस करोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में आईबुल हाउसिंग, LIC हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये और टू द ट्यून ऑफ 4-5% डाउन है। इनफैक्ट बैंकिंग में भी PSU बैंक्स 4-5% डाउन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो इंडेक्स शायद जोर से गिर सकता है वो है फाइनेंशियल निफ्टी। फिन निफ्टी लिस्टेड है, फ्यूचर में है और अभी 16,250 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है यहाँ पे सेल करने के लिए, तो फिन निफ्टी को सेल करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम बार सेल किया था और हमारा 400-500 पॉइंट का टारगेट आ चुका था। मुझे लग रहा है यहाँ पे 16,550 के स्टॉप लॉस से 16,000 और 15,800 मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट टारगेट के लिए मुझे लगता है फिन निफ्टी को सेल करना चाहिए। जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है मुझे लगता है फाइनेंशियल वुड बी द फर्स्ट वन टू गो डाउन फ्रॉम द करंट लेवल, सो फिन निफ्टी को सेल करने की सलाह है। निफ्टी फाइनेंस और ये बेचने की राय है। स्टॉप लॉस होगा 16,550 का। नीचे के टारगेट आपके बनेंगे 16,000 और 15,800 के। ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय, यानी कि आपके लिए करीबन 300, 250, 300 पॉइंट पहला टारगेट और 400, 500 पॉइंट दूसरा टारगेट नीचे का। और निफ्टी के बैंक निफ्टी के हिसाब से ऐसा देखें तो फिर 1000 पॉइंट का हो गया। बैंक निफ्टी 30,000 का है और ये 15,000 का है, तो मतलब इसका मतलब तो विश्वेश जी बैंक निफ्टी भी 34,650, 34,800 की रेंज में आ रहा है।
देखिए, मेरे हिसाब से मैं वागले जी को सुन रहा था, उन्होंने एक पैटर्न का नाम लिया हेड एंड शोल्डर ऑन एसबीआई, और बैंकिंग में एक बहुत मेजर गैप है जो मेरे हिसाब से एसबीआई के रिजल्ट के बाद हमने दिखा था 33,000 के आसपास। मुझे लगता है वो गैप टेस्ट करना एक बहुत सिंपल टारगेट होगा। और दूसरी चीज़ अनिल जी, यहाँ पे जो चीज़ मुझे डरा रही है वो ये है कि 5 फरवरी मतलब बजट के बाद बैंक निफ्टी की जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो 34,800 34,900 के आसपास है। अगर वो टूटता है अनिल जी तो 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का भी डाउनफॉल हो सकता है। तो बहुत ही कॉशियस प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार के लिए छोटा लॉस हो तो बुक कर लेना चाहिए। शायद बहुत जोर से बिकवाली गहरा सकती है करंट लेवल से। बिल्कुल, तो निफ्टी फाइनेंशियल पर है बिकवाली की राय। बैंक निफ्टी पर वीकनेस आ रही है, 35,000 का स्तर फिलहाल बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है, बट वीकनेस आ रही है। 14,900 के ऊपर थोड़ा निफ्टी आए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश बाजार करते हुए दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं बाजार का वीक पॉइंट। उसके साथ ही मेटल्स जहां पर गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक जो आज वीक रहा है, कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे, थोड़ा बाउंस बैक पर यहाँ पर गिरावट की संकेत आ रही थी, आज वीकनेस और ज्यादा दिखा रहा है। किरण जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी, अपोलो टायर्स क्या चल रहा है सर, यहाँ से और गिरावट देखते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वो लगभग 245 246 लेवल्स थे, वो क्रॉस होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक इसके नीचे है और नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट जो है वो लगभग 233 230 के आसपास है, वो टेस्ट होने चाहिए आते दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए राय अपोलो टायर्स पर, जहां पर और गिरावट के संकेत इस समय आते हुए दिख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स भी एक और स्टॉक है जहां पर 5-5.5% की गिरावट इस समय बनती हुई दिख रही है। एनबीएफसीज की बात करें तो एमएनएम फाइनेंस पर भी वीकनेस है, आज 5% नीचे है। वागले साहब जरा इसकी चार्ट देखें, 200 का लेवल होल्ड करते हुए दिखता है एमएनएम फाइनेंस। दीपांशु, मुझे लगता है ये ब्रेक होना चाहिए। वीकनेस तो है, और पिछले कई दिनों से जब बाकी सब स्टॉक चल रहे थे, एमएनएम फाइनेंस इतना कोई खास बड़ी मूव आ नहीं रही थी, अटक रहा था 210 215 में। आज इसने 202 के करंट भाव पे मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक करने की तैयारी में, ये 200 के नीचे जाएगा तो ये सीधा 180 जा सकता है। ओके, अगर 200 तोड़ा तो सीधा 180 जा सकता है, तो बड़ी गिरावट आती हुई दिख सकती है आपको, जहां तक सवाल है एमएनएम फाइनेंस का। पर आइए एक और स्पेस जहां पर शायद थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, राइस एक्सपोर्टर्स जो चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, उनके लिए क्या हो सकती है परेशानी, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, दरअसल दिक्कत है ना ईरान में है, और उसके चलते कहीं ना कहीं राइस एक्सपोर्टर्स जो है वो ऐसी दिक्कत में आ सकते हैं। हो क्या रहा है कि ईरान के साथ भारतीय मर्चेंट्स जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करते थे, उन्होंने ईरान कंपनियों के साथ या फिर ईरान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको बुक करना बंद कर दिया है। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि ईरान जो है, ईरान से पेमेंट मिलने में कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, तो डॉलर में तो वो पेमेंट कर नहीं सकते। अब तक ये होता था कि इंडिया ईरान से क्रूड खरीदा था कुछ समय पहले तक, और तब तक इंडियन रुपीज़ वहाँ पहुँच जाते थे, तो ईरान को बाकी जो पेमेंट इंडिया से को करना होता था, जो भी वो इंपोर्ट करते थे, वो रुपीज़ में कर देते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके जो रुपी रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, और खासकर यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में उनके जो रुपी रिजर्व्स है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है, जिसके कारण जो पेमेंट्स है उसमें पहले से ही डिले हो रहा था, और अब वो डिले जो है और बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं ये जो मर्चेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता दिला रहा है, और इसके लिए उन्होंने आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको बुक करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट नवंबर तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनका ईरान से करीब 1700 करोड़ के आसपास का बकाया था, पता नहीं उसमें कितना मिला, लेकिन हाँ, डिले ज़रूर हुआ है। अब इसकी सबसे बड़ी चिंता जो है वो चावल कंपनीज को है। वैसे तो चावल हो गया, शुगर हो गया, काफ़ी सारे ऐसे खाने पीने के पदार्थ है जो इंडिया ईरान को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बासमती चावल जो है, और खासकर जो प्रीमियम बासमती चावल जो है, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर कोई है इंडिया से तो वो ईरान है। एक समय था करीब 35 से 40% के आसपास का इंडिया का जो बासमती चावल है वो ईरान में एक्सपोर्ट होता था। हालांकि पिछले कुछ समय में वो गिरावट आई है, लेकिन FY20 में भी अगर आप देखेंगे तो 28% के आसपास की बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो है वो ईरान में हुआ था। इस बार अप्रैल से दिसंबर 2021 तक करीब 16% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो ईरान का हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को जो एक्सपोर्ट होता है उसका पीक सीजन होता है जनवरी से मार्च तक का,
और अब पेमेंट में दिक्कत आने की वजह से मर्चेंट्स ने ये जो बुकिंग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में जो राइस कंपनीज है उन पे देखने मिलेगा, क्योंकि ये प्रीमियम बासमती राइस थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था ईरान को, जहां पे अब कमी वैसे ही आ चुकी है, यहां से तो अब ऑर्डर्स लेना ही बंद कर दिया। तो ईरान में चावल महंगे हो जाएंगे फिर? ईरान में तो महंगे होंगे अनिल जी, लेकिन अब वहाँ आएंगे कहाँ से वो तो सोचिए। एक इंडिया था, एक पाकिस्तान है जो बेचते हैं उनको। और उनका छोड़ो, ये बताओ कि हमारे यहाँ बासमती सस्ता होगा क्या इस चक्कर में? हो सकता है। हाँ, तो ये अच्छी चीज सोचो। ये इंडियन कंपनीज हमारे लिए अच्छा है, हाँ। कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि देखिए एक तरफ डॉलर वीक है आपका, हाँ। ठीक है, ऊपर से आपको एक्सपोर्ट करना है, नो डाउट आपको पहले अपना तो सोचो आप खुद। चलो ठीक है, हम खा लेंगे, आपके हमारे लिए तो ठीक है, हम खा लेंगे। हाँ, मतलब हमारे लिए कंज्यूमर के लिए बासमती सस्ता हो सकता वो है, अच्छा है। कम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ भाव कम होंगे, लेकिन कंपनियों के लिए खराब, कंपनियों के लिए खराब है। ओके, तो ये है चावल की कहानी जो पूरी पकाई आपको वरुण ने अभी कि ईरान को बासमती एक्सपोर्ट हो गया है कम, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर ही है क्या? अब तो वो ऑर्डर्स ही लेना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए ये सारी चावल कंपनी को अब पता चला, इनको स्टोरी करने के बाद सारे के सारे चावल स्टॉक कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये है पूरी चावल की कहानी जहाँ पर आपको करना है फोकस। यहाँ पर मुश्किल आती हुई दिख रही है, सारे के सारे स्टॉक्स इसीलिए लाल निशान में आपको नजर आएंगे। ओके, इस बीच बाजार 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर, 15,000 के 14,900 के आसपास निफ्टी पर है। तो वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन आइए, सोने और चांदी में भी आई है तेज़ गिरावट। क्या इस गिरावट का बड़ा असर गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों पर पड़ेगा? क्या उन्होंने जो लोन दिए हैं वो थोड़े रिस्क पर आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो क्या था, 50,000, 48,000, 49,000, 51,000 इस रेंज में सोना घूम रहा था। अब आ गया है नीचे 45,000 के आसपास। तो जिन्होंने लोन दिए उन पर क्या असर पड़ेगा? देवांशी तैयार है हमारे साथ पूरी रिसर्च लेकर। देवांशी बताइए। बिल्कुल, अब देखिए अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब 11% तक कम होती हुई दिखी है। ये मैं इस साल की बात कर रही हूँ, यानी कि जनवरी से लेके अब तक अगर आप देखें तो करीब 11% का डाउनफॉल हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा है। घरेलू बाजार में भी देखें तो कहीं अगस्त सितंबर में हमने देखा था कि 56,200 के हाईस थे और वहाँ से घटकर अब हम देख रहे हैं करीब 44,300 के लेवल्स के आसपास सोने की कीमतें पहुँचती हुई दिखी है। अब जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं इन पर एक बड़ा रिस्क बनता हुआ दिख रहा है। जितनी भी वो लोन देते हैं, यानी कि लोन टू वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, इस पर सबसे ज़्यादा असर आता है। जब भी जो सोने की कीमतें होती हैं वो घटती हैं तो इनको ज़्यादा कोलैटरल्स मांगनी पड़ती हैं जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं उनसे, और इस के चलते हम देखते हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम होती हुई दिखती है, क्योंकि जो कोलैटरल ज़्यादा देना होता है तो डिमांड कम हो जाती है लोन्स की, और इसी के चलते काफ़ी रिस्क बनता हुआ दिख रहा है जितनी भी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनकी। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो मणप्पुरम है, मुथूट है, CSB है, इन सब पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए जो सोने की कीमत है वो आने वाले समय में भी थोड़ी सी और कम होती हुई दिख सकती है, गिरावट ज़्यादा हो सकती है। उसकी वजह यह है, एक तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखी है, साथ ही रिकवरी के संकेत आते हुए दिखे हैं। कोरोना के जो केसेस हैं ग्लोबल बाजार की बात करें तो थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं। ये डर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो माना जा रहा है कि करीब 41,000 तक के लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो इस के चलते हम देखेंगे इनकी जो कोलैटरल्स हैं वो करीब 1.5 गुना बढ़ सकते हैं और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम होती हुई दिखेगी, और इसी के चलते हम देख रहे हैं जो गिरावट है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आप देखिए जो जितने भी बैंक्स हैं, अब निजी बैंक से, सरकारी बैंक से, वो भी इस सेगमेंट में उतरती हुई दिख रही है। हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होता हुआ दिख रहा है, और इन सब वजह से हम देख रहे हैं मणप्पुरम फाइनेंस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी अगर आप जनवरी से लेकर अब तक देखें, इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, केवल 3% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा कॉशियस आप हो सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में भी आप देखिए करीब 8% तक के ही रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर राय यहां पर आती हुई। इस वक्त स्टॉक देखिए 4% नीचे है मणप्पुरम, 2% नीचे है मुथूट। थोड़ी देर में सेठी साहब करेंगे पदार्पण, कर चुके हैं। पूरे इस कमजोर बाजार में एक रिलीफ रैली आ रही है सेठी साहब की तरफ से। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। सेठी साहब, एक कॉल से या दो? गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 कॉल्स है और दोनों में खरीदारी है सरप्राइजिंगली आज भी, और दोनों F&O के स्टॉक। सरप्राइज तो सरप्राइज है नहीं इसमें, कुछ खरीदारी है तो
अगर आप कोई आप सरप्राइज तब होता है जब आप नोटा का ऑप्शन था ना मेरे पास तो। हाँ, तो वो आप नोटा इस्तेमाल करते तो सरप्राइज होता हमें, बाकी तो नॉर्मली आप बाय कॉल देते हो। और अगर गलती से शॉर्ट कॉल दे देते तो शॉक होता। तो अभी एकदम नॉर्मल है, नोटा में सरप्राइज और शॉर्ट में शॉक, ये है सबके लिए अलग अलग। जैसे आप समझे नहीं, जैसे आशु सर हैं, जब वो बाय कॉल देते तो शॉक होता है ना। वैसे आपका शॉर्ट कॉल आ जाए तो शॉक होता है। बताइए सर, आज कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं, बताइए। कैश और फ्यूचर सेम? नहीं आनंद जी, दोनों स्टॉक F&O के स्टॉक है और दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है बाजार में जो ये गिरावट हुई है 2-3 दिनों से, जो भारी गिरावट हुई है, उसके बाद आई थिंक मोर रिवार्डिंग वुड बी टू प्ले फॉर अ बाउंस बैक। अब यहाँ पे शॉर्ट करके मतलब नहीं है, यहाँ पे आप बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक होना है तो 2 दमदार स्टॉक्स पिक किए जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ। बताइए सर, बताइए। देखिए अनिल जी, जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है वो है कोटक बैंक, जो कि अभी 1905 के लेवल पे कोटक बैंक का मार्च का फ्यूचर्स चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर बाजार में बाउंस बैक आता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो मेरा इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 2000 रुपए का टारगेट है। बाकी चूंकि बाजार थोड़ा वोलेटाइल है या थोड़ा वीक ओवरऑल मार्केट अभी है, तो स्टॉप लॉस रखना है 1870 रुपए का। बाकी 1905 रुपए के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2000 रुपीज ऑन कोटक बैंक। ओके, तो पहला है कोटक बैंक, जहाँ खरीदा हो हरे निशान में भी है, क्या बात है इस खराब बाजार में, वंडरफुल। दूसरा सर? दूसरा अनिल जी, बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि अभी फ्यूचर्स मार्च के फ्यूचर्स 2175 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक एक पसंदीदा स्टॉक है। इसमें जैसे बाजार में काफी अटकलें चल रही है, जब से इन्होंने ऑयल टू केमिकल डिवीजन को अपने डीमर्ज किया, तो उसके बाद से ऐसा पूरा लग रहा है कि इनकी जो अरामको के साथ डील भी फ्रुक्टिफाई होनी चाहिए। अगर वैसा कुछ होता है तो स्टॉक में एक बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये जो आज की गिरावट है, इसमें इस स्टॉक में खरीदारी करने का ही मौका है 2175 के लेवल पे। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में जैसे ही बाजार में थोड़े सेंटिमेंट ठीक होंगे, या यही स्टॉक इस बाजार के सेंटिमेंट को ठीक करेगा, ऐसा लगता है। 2250 और 2300 के 2 टारगेट्स हैं। 2250 के पहले टारगेट, 2300 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस रखना है 2150 का। तो 2150 का स्टॉप लॉस। रिलायंस खरीदें आप, और ऊपर 2250 2300 के टारगेट, और रिलायंस चल गया तो फिर बात ठीक है, वापस 14200 की तरफ, सॉरी 15200 की तरफ निफ्टी 200-300 पॉइंट यहाँ से बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोटक बैंक, रिलायंस, 2 बाजार के दिग्गज खरीदारी करने के आए सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब। स्टॉक चले ना चले, आगे चले पीछे चले, कम चले ज़्यादा चले, जोश तो आपने दे दिया, थोड़ा हौसला तो बढ़ा ही दिया कि डरिए मत, रिलायंस है अभी। और डरिए मत, क्योंकि 14900 के आसपास ही सपोर्ट, 14860 के आसपास सपोर्ट लेकर फिर 14900 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो उतार चढ़ाव शार्प होता दिख रहा है, और 35000 की तरफ अब वापस से बैंक निफ्टी पार करके 35100 पर आता हुआ दिख रहा है। 35125 जो पहला सपोर्ट जोन था वहाँ पर है। 14000 14925 निफ्टी बिल्कुल वहीं पर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो ये है आपके लिए दीप 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी आपके लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, कल हम ग्लोबल से थोड़ा कम गिरे थे, आज हम ग्लोबल से थोड़ा ज्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं सर। नजर रखिए, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स की कमजोरी दिखा रहा है, जो सुबह से थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन है वो अभी भी जारी है। परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, 0.4%, बट पॉइंट वाइज देखेंगे तो 100-110 पॉइंट्स नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग 0.3% ही गिरावट दिखा रहा है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी आधे से 1% की गिरावट है, पर यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कल की ग्लोबल गिरावट में यूरोप के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे, तो आज थोड़ा उसका भी एडजस्टमेंट देख रहे हैं। लगभग 1% की गिरावट यूरोप में दिख रही है। और एशिया की बात करें तो हांगकांग 0.5% नीचे था, चीन एकदम सपाट था, जापान में भी हल्की सी गिरावट थी। तो उतनी भारी गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रही है सर, जितना शायद भारतीय बाजार दिखा रहे हैं। बताएं क्या करके जाए। देखिए, यहां पर 2 चीजें थी। पहली बात तो है कि आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन तो आपको वीकली क्लोजिंग मिलेगी, और वीकली क्लोजिंग अगर आपको 15,000 के ऊपर मिले तो बहुत बढ़िया, और 15,000 के नीचे मिले तो अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर आपका ट्रेंड है ना पॉजिटिव से न्यूट्रल होने की तैयारी करता है। अब जो डेटा मुझे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं दीप कि 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग की संभावनाएं हैं कम, नहीं के बराबर, कम है। नहीं के बराबर तो कभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मार्केट है, कम है। क्यों कम है वो बता दूं।
15,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और आखिरी 1.5 घंटे में जब आप गए तो 15,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे में, आप देखिए। तो अब आप जैसे 15,000 के नज़दीक आएंगे तो 15,000 के जो पुट राइटर्स हैं जिसमें 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, जिन्होंने आज ही पोजीशन रखी है, वो अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरी तरफ 15,000 में कॉल राइटर्स हैं 30 लाख शेयरों के, जिनमें से 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि 15,000 के आसपास आते ही फिर से निफ्टी की धुलाई की जाए, ठीक है। तो 15,000 पे 15,075 की रेंज में धोने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो जिनकी धुलाई हुई है वो जैसे भाव आएगा वो निकलने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इसलिए 15,000 बेस्ट केस सिनेरियो में आपको 14,975-80 की क्लोजिंग भी मिल जाए तो अच्छी मानिए। तो अभी तक तो डेटा ये बता रहे हैं कि आपको 15,000 के नीचे ही क्लोज होना है। अब 15,000 के नीचे क्लोज होने में सबसे बेस्ट जगह है 14,980, वहाँ रुक गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कमज़ोर क्लोजिंग और हो सकती है। तो इस लिहाज से उछाल आए तो थोड़ी पोजीशन हल्की कीजिए। और क्यों करना है, क्योंकि 2-3 ट्रेडिंग सेशन जिस तरह से अमेरिका में भी उतार चढ़ाव के भारी रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स को लेकर, तो ओवरनाइट पोजीशन रिस्की है आपके लिए, दोनों ही तरफ, तेजी की तरफ भी मंदी की तरफ भी, क्योंकि गैप से ऊपर या नीचे बाजार खुलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ। तो बेहतर ही होगा आप पोजीशन हल्की रखिए, अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए बजाय ओवरनाइट गेंस पर। तो क्या रिस्क हो सकती है गैप से खुलने पर, और वो रिस्क आपको निफ्टी पर 200 पॉइंट की लेकर चलनी चाहिए और बैंक निफ्टी पर 500 पॉइंट की। 500 पॉइंट ऊपर या नीचे आपके ट्रेड के विपरीत खुल सकता है, 200 पॉइंट निफ्टी आपके ट्रेड के विपरीत ऊपर या नीचे खुल सकता है। ये रिस्क लेकर आप चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर रहेगा। तो पहली चीज़ ये 14,975 15,000 के आसपास आए तो थोड़ी पोजीशन हल्की करने की सोचिए, और फ्रेश खरीदारी करने से फिलहाल परहेज कीजिए। आज देखते हैं, सोमवार को देखेंगे, 2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया एक चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 वही मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के नीचे गए तो 34,800 के आसपास क्लोजिंग मिलेगी, और 35,000 के ऊपर टिक गए तो 35,125 35,250 के आसपास कहीं क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल कोई फ्रेश ट्रेड बाइंग या सेलिंग की तरफ लेने की राय नहीं। जिन लेवल्स पर हमें अगर ट्रेड करना है तो इस रेंज के किसी एक सिरे की तरफ आने दें, फिर देखेंगे। या तो ऊपर आने दें 35,450 से 35,550 की रेंज में, तब बैंक निफ्टी बेचा जाएगा, 15,000 के आसपास निफ्टी बेचा जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। जी दीप। क्लियर है सर। तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट इस समय जरूरी है, बाजार का नेचर वॉलेटाइल हो रहा है। हालांकि जो अनिल जी ने मेक और ब्रेक सपोर्ट्स बोले थे वो बार बार हम देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहे हैं, पर देखते हैं किस तरह की क्लोजिंग होती है। रिस्क मैनेजमेंट इस समय बहुत जरूरी होते हुए दिख रहा है। ये तो रही बाजार की बात, पर ढेरों और इंडिविजुअल स्टॉक एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है जहां पर आपको रखनी है नज़र, और कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हैं जहां हम आपके लिए रिसर्च लेकर आ रहे हैं। IRCTC, इस पर बात करते हैं, इस पर बात करेंगे अभी, बस कुछ ही देर में बताएंगे कि क्या है कुछ नए ट्रिगर जो कंपनी के लिए बन रहे हैं। उससे पहले एक कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, थोड़ा सा बढ़ गया है, करेक्शन पे खरीदने की राय है। करेक्शन पे खरीदने की राय है 1902, 1903, 1902, 1903 के अराउंड फ्यूचर मिलता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय है। यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस लगता है, 1883 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, करेक्शन पे लेना है, और 1935 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक है चार्ट कॉर्नर पिक। कोटक महिंद्रा माफ कीजिएगा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। यही स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब ने भी कहा है कि खरीदारी करके चलें, तो यहाँ पर 1935 का टारगेट रखिए, खरीदारी करें। कोटक महिंद्रा बैंक कुछ अलग ही मजबूती दिखा रहा है भाई। ऐसी मजबूती दिखाने वाला एक और स्टॉक है, और वह है सरकारी कंपनी IRCTC। क्यों है तेज, इसकी रफ्तार इतनी तेज क्यों है, तेजी के ट्रिगर्स क्या है? और जब मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि ये तो लेकर भूल जाइए, 2,500 वाला भाव स्टॉक है, सेठी साहब कहते हैं 3,000 वाला स्टॉक है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला होगा ना, तभी तो 2,500 3,000 होगा। ऐसा क्या होने वाला है, वरुण बताइए जरा। डेफिनेटली अनिल जी, काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी कुछ होने वाला है। एक तो ये तो हम सब जानते हैं कि मोनोपोली है पूरे टिकटिंग डिपार्टमेंट में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और इंटरनेट टिकटिंग जो है इस पर इस कंपनी का काफ़ी फोकस और आगे बढ़ रहा है, और कंपनी का कहना है कि आगे यहाँ काफ़ी बेहतर ग्रोथ आने वाली है। 92% के आसपास का मार्केट शेयर इसका ऑलरेडी, और पेमेंट गेटवेज में इस कंपनी ने जो आगे और करार किए हैं उसका फायदा आगे चल के मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का कहना था, जो इन्वेस्टर मीट हुई थी इस कंपनी की, उसमें इस कंपनी ने कहा है कि आगे जो विज्ञापन से आने वाली आय है
उसमें और बढ़ोतरी होगी। पिछले साल वो बढ़ के 6% हो गई, अब माना जा रहा है 10% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इनकी साइट पर, इनकी साइट पर अच्छा। जो विज्ञापन आते हैं ना, हाँ, उससे हाँ, जो आए आती है, टिकट बुक कराने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती हाँ, हैं। तो अब इतने सबसे ज्यादा तो इंश्योरेंस वाला दिखता है। हाँ। जाहिर सी बात है। अब इनके पास इतना बड़ा क्लाइंट बेस है तो सब जाके वहाँ विज्ञापन तो देना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके चलते मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिलने वाली है। ये एक ट्रिगर है। बस टिकटिंग सर्विसेज के बारे में तो इन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। इसके अलावा रेडी टू ईट फूड सर्विसेज जो है वो अभी भी इस कंपनी के आगे जारी रहने वाली है, तो उसका फायदा इस कंपनी को आगे और मिलने वाला है। और याद रखिए टूरिज्म पे भी इस कंपनी का काफी फोकस है। लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट जो है वो 14 मार्च से शुरुआत हो जाएगी उसकी। गोल्डन चैरियट करके एक लग्जरी ट्रेन है। अच्छा, हाँ, तो वो 14 मार्च से, टाइप्स, हाँ वैसे टाइप। अच्छा, गोल्डन चैरियट, ओके। हाँ, तो वो 14 मार्च से वो शुरू कर रही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब अब वो जो लग्जरी ट्रेन है वो फिर से पटरी पे लौट रही हैं। ओके, तो उसका फायदा तो इस कंपनी को वैसे ही मिलने वाला है। और OTT प्लेटफॉर्म पे वैसे भी जोर शोर से जो विज्ञापन है वो ये कंपनी दे रही है। 10 से 12 क्लस्टर जो है उसमें करीब 150 ट्रेन जो है कंपनी चलाने की योजना बना रही है। ये प्राइवेट ट्रेन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलेगा। और होटल भी जो कंपनी है करीब करीब होटल बनाने के लिए 200 करोड़ के आसपास की क्षमता विस्तार की योजना ये कंपनी बना रही है। और वैसे भी इस कंपनी के काफ़ी सारे होटल्स जो है उनके साथ टाई अप है, करीब 7200 के आसपास होटल्स है जिसके पास इस कंपनी के पास टाई अप है, और वहाँ से करीब 10-15% के आसपास के मार्जिन भी आते हैं। अगले 2 से 3 साल में 4 से 5 बजट होटल्स जो है ये कंपनी बनाने वाली है, यानी कि टाई अप ऑलरेडी है और काफ़ी सारे होटल्स बनाएगी, तो उसका फायदा जो है वो भी इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके लिए आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी विस्तार कर चुकी है और अलग अलग सेगमेंट में जो सब सेगमेंट्स ये कंपनी बनाते जा रही है उसके चलते रेवेन्यूज़ में और कंट्रीब्यूशन आएगा, जिसके कारण आप देख रहे हैं 2000। और अनिल जी आपका तो टारगेट 2500 का है, वो भी जल्दी आ जाएगा। आएगा। अच्छा, ये गोल्डन चैरियट, हाँ, टिकट कितनी है इसकी? जी मुझे आइडिया नहीं, मैंने नहीं देखा इसके टिकट के बारे में, नाम सुन के छोड़ दिया। अच्छा, क्या देखते चक्कर आ जाते हैं आपको? क्यों क्या है भाव, मतलब सुनिएगा। ओके, गोल्डन चैरियट की कॉस्ट पर केबिन में भी मैं भी अब बंसल जी से गूगल करना सीख गया, जो नहीं आया गूगल करो। ओके, डबल एक्यूपेंसी अगर आप लेते हैं 6 नाइट्स का पैकेज, हाँ, $8,400 यानी कि लगभग 6,13,000 रुपए। अच्छा ही नहीं देखा। 6,13,000 रुपए की टिकट है गोल्डन चैरियट की, ये ट्रेन की। ये कर्नाटक में आपको सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे ले जाती है, ऐसा कुछ है। माय गॉड, गोल्डन चैरियट मतलब सुनहरा रथ। और क्या, दाम भी पहले तो मुझे लगा कि मतलब ट्रेन की बोगी का भाव तो नहीं बता रहे ऐसा तो नहीं कि पूरे कोच का, फिर पता नहीं ये तो टिकट का ही दाम है। एक टिकट, एक नहीं, 2 टिकट, अच्छा। डबल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, वो एक आपको केबिन देते हैं। ओके, तो बंसल जी आपने 14 मार्च से शुरू हो रही है, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप घर से बाहर निकलने का, घूमने फिरने का यहीं से आनंद उठाइए, यहीं से शुरू कीजिए। नहीं, देखिए अनिल जी, 2 चीजें। अनिल जी, पहले तो आपने बोला ना ये अनिल जी ठीक नहीं कि मैं गूगल करता हूँ। अनिल जी, गूगल नहीं करता हूँ। अनिल जी, आप भी जानते हैं चाहने वाले ना मैसेज कर देते हैं सोशल साइट्स पर, और जैसे ही आपने बोला अनिल जी मुझे मैसेज आया, सिंगल ऑक्यूपेंसी 7350 USD, सही है, और डबल ऑक्यूपेंसी अनिल जी 8400 USD बराबर है। अनिल जी, जो आप कह रहे हैं ना घूमने जाने का, अनिल जी मेरा तो अनिल जी प्लान था अभी नेक्स्ट वीक गोवा जाने का, बट वो प्रोग्राम अनिल जी मेरा आपकी वजह से कैंसिल हो गया है। मेरी वजह से मैं नहीं चल रहा इसलिए? नहीं अनिल जी, कल आपने मुझसे मजाक में सवाल पूछा गोल्ड कैसे खरीदेंगे, तो मैंने बताया आपको कि मैं तो वाइफ को समझा रहा हूँ काफी सालों से आर्टिफिशियल, तो वो सब सारा शो मेरी वाइफ ने देखा है। अनिल जी, मैं और कुणाल जी गोवा जाने का प्लान था नेक्स्ट वीक, तो खटाई में पड़ रहा है अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, ये सही हुआ है। मैंने पहले ही बोला था गोल्ड वोल्ड खरीदने के नाम पे कभी नाम मत बोला करो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कई सारी चीज़ें बंसल जी, ऐसा होता है लाइफ में, आदमी अपने अनुभव से सीखता, दूसरों से सीखना नहीं चाहता। आपको भी मिल गया अनुभव, सीख गया। लेकिन IRCTC स्टॉक है मजबूत। जैन साहब की राय ली जाए। जैन साहब, IRCTC दीजिए अपनी राय। देखिए, मैं चैनल पे मैनेजमेंट को सुन रहा था, उस दिन सुन के ऐसा लगा कि मतलब ये सरकारी कंपनी की तरह काम नहीं कर रही है, और जिस तरीके से रेलवेज के अलावा दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के भी टिकटिंग में आ रही है, तो सर्टेनली देखिए स्टॉक तो महंगा है और महंगा रहेगा ये स्टॉक, बट जो बिजनेस मॉडल है वो एक्सीलेंट, और प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस का जिस तरीके से वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है, तो सर्टेनली ये स्टॉक भी चलेगा। तो मैं वैसे, मेरी राय हमेशा से थोड़ी गलत रही है, मुझे ये महंगा लगता था, बट अब चूंकि देखिए सरकार भी अपने
जो पीएसयूज है, प्रॉफिटेबल पीएसयूज है, उनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, या फिर जो चल रहे हैं उनको और मजबूत करने की बातें कर रही है, तो सर्टेनली रुझान तो पिछले 2-3 महीनों में जबरदस्त बदला और पूरा परसेप्शन पीएसयूज को लेकर चेंज हुआ है। तो उस हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक को जिन्होंने ले रखा हो बिल्कुल होल्ड करें। और देखिए ये सारे, और मुझे याद आ गया वो पैलेस ऑन व्हील्स की भी बात हो रही थी गोल्डन चैरियट जैसे ही। और अब देखिए अनिल जी, आपने उस दिन मुझे बोला था सबको बुला लो और ट्रीट दीजिए राजस्थान में, तो वो 6,84,000 जैसे उसके टिकट के दाम है, वैसे ही शायद इसके भी 4-5 लाख रुपए के। मैंने देखा नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब 1,80,000 रुपया करता था। सो मेरे हिसाब से जो लोग ले रखे IRCTC को बिल्कुल होल्ड करें एंड बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति। मैं इसीलिए तो तुरंत हाँ करवा रहा हूँ, इससे पहले कि आप घर जाएं, रिसर्च करें, देखें कितने पैसे लगेंगे, फिर मन बनाए, फिर सोचे कि क्या बहाना बनाऊं जिससे ना करूं, उसके पहले जल्दी से ऑनर ही हाँ करा लो ताकि क्या है, बाद में आदमी एक बार हाँ कर लिया तो फंस जाता है। तो ये तो हमारा तरीका है जैन साहब, जिससे हम आपको फंसाते हैं ताकि आप हाँ कर देते। ऐसे तो जो कुछ भी आप जयपुर से आते हो, जो लेकर आते हो सारे सामान, वो इसीलिए तो लेके आते हो कि ऑनर ही हाँ करवा लेते हैं। आइए सुमित जी तैयार है, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक स्टॉक है जो डे हाई मार रहा है और उसका भाव चल रहा है 260-262 रुपए 50 पैसे के बीच में। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का नाम है VRL लॉजिस्टिक। VRL लॉजिस्टिक, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। मार्केट्स के मूव में इसको कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है और स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। पिछले 3 से 6 महीने का अगर मैं चार्ट भी देखता हूं तो VRL लॉजिस्टिक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 275 रुपए से लेकर 290 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। VRL लॉजिस्टिक में पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 250-251 का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 275 से 290 के टारगेट्स के लिए। ओके तो ये है आपके लिए VRL लॉजिस्टिक्स। 290 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई थी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आने की तैयारी में है। इस स्पेस पर आपको रखनी है नजर। एक एक करके दमदार एक्शन बन रहा है, एक्शन भरपूर बन रहा है काफी सारे कैश स्टॉक्स में। अगर आप देखें इंडेक्स स्टॉक्स में तो उतार चढ़ाव बना हुआ है, बट कैश स्टॉक्स में एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। CSB बैंक, जरा इस पर नजर डालें। कुणाल जी जरा राय दें इस पर। एक बड़ा उछाल अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा था जहां तक CSB बैंक का सवाल है। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? बंसल जी जरा आप CSB बैंक की चार्ट देखकर बताएं क्या चल रहा है इधर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और हमेशा मेरा एक मानना रहा है जो भी स्टॉक वीक बाजार के अंदर ब्रेकआउट देता है उस ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, और जो लेना चाहते हैं दीपांशु वो 267 चल रहा है, 268 के लेवल्स पे नजर रखें। अगर 268 के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब इसको एक खरीदारी की राय है, और 268 के ऊपर की दीपांशु क्लोजिंग आएगी तब 300 प्लस के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ओके तो 268 यानी कि करंट लेवल्स पर अगर क्लोज होता है तो यहां से फिर अगर आप देखेंगे 310 की बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। ये तो रही CSB बैंक की बात, पर इंडेक्स पर क्या रणनीति बननी चाहिए आइए जानते हैं नितिन मुरारका के साथ। निफ्टी की निशानेबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या चल रहा है एक्शन में, डेटा क्या बोल रहा है? देखिए डेटा में फिर से नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ डेटा मूव कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में सेलिंग आनी चाहिए। छोटा वीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन ही है, तो यहाँ पे मैं एक बेयर पुट स्प्रेड ले रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है वीक्स के कारण, हाई वीक्स है। तो हम 14,900 की पुट ऑप्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट में 14,700 की पुट ऑप्शन बेचेंगे, यानी 200 पॉइंट की बेयर स्प्रेड हो गई। 78-79 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही है अभी, तो मैक्सिमम रिस्क आपका 78 रुपीज का है जितना आप प्रीमियम दे रहे हैं, बट इसका स्टॉप लॉस हम 50% प्रीमियम का रखेंगे, यानी 78 का आधा अगर रह जाए तो मैं लॉस बुक करके निकलूंगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में हम 14,700 की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, और उस केस में ये स्प्रेड की वैल्यू आपकी 170-180 ऐसे हो सकती है। तो टारगेट आपका 170 हो गया, स्टॉप लॉस 78 रुपीज का 50% रह जाए तो वो स्टॉप लॉस होगा, और बियर पुट स्प्रेड करेंगे, 14,900 की पुट लेंगे और 14,700 की बेचेंगे। अच्छा, दोनों एक ही करनी है नितिन जी? 14,900 की एक लेकर 14,700 की एक बेचना है, बराबर ना?
बिल्कुल अनिल जी, एक एक ही करनी है क्योंकि डाउन साइड ज्यादा हो सकता है, 1:2 में रिस्क ज्यादा है। करेक्ट, क्योंकि सपोर्ट भी 14,650 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट, उसके नीचे खराब होगा तो अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि खराब होने की सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि जो अभी सेलिंग 100 पॉइंट की झटके से आई है और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की सिंगल सेलिंग झटके से आई है, वो सिग्नल अच्छा नहीं दे रही है। उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आधे घंटे में सेलिंग आएगी और हम लोग 14,800 की तरफ बढ़ने को तैयार हो सकता है, नेक्स्ट आधे घंटे में भी हो। बहुत दिन हो गए नितिन जी, बैंक निफ्टी का कॉल नहीं आया आपकी तरफ। मतलब कॉल ऑप्शन नहीं, कोई भी, मतलब पुट ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी पे बड़े दिनों से आपने डेटा देखे नहीं है, जरा उस पर भी गौर फरमाएं। अनिल जी बैंक निफ्टी पे भी हम बियर पुट स्प्रेड करते हैं, 35,000 का लेवल है, ये टूटने ही वाला है। मुझे लग रहा है कि आज टूट के नीचे की तरफ जाएगी और बैंक निफ्टी की हम 35,000 की पुट लेकर के 34,500 बेचेंगे। मैं बड़ा स्प्रेड बना रहा हूँ, 500 रुपए का स्प्रेड है, जिसकी कॉस्टिंग 207 रुपए आ रही है, यानी कि आपको 207 रुपए प्रीमियम देने पड़ेंगे और इसमें आने को 300 रुपए है, यानी कि ये स्प्रेड 500 की भी हो सकती है। तो हम 35,000 की पुट लेंगे और 34,500 की पुट बेचेंगे, 200 रुपए में बनेगी आपकी, और इसका स्टॉप लॉस 50% रखेंगे, यानी 100 रुपए रह जाए तो लॉस बुक करके निकल जाएंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल हो सकती है, यानी 200 रुपए वाली 400 हो सकती है, यानी बैंक निफ्टी का टारगेट 34,500 हो सकता है। परफेक्ट है, तो ये है नितिन जी की राय। 14,900 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 14,700 का बेच दीजिए। 35,000 का पुट ऑप्शन खरीदिए बैंक निफ्टी पर, 34,500 का बेच दीजिए। यानी कि आपको बनानी है कॉल ऊपर दोनों तरफ, ताकि आपकी प्रीमियम की रिक्वायरमेंट हो जाए कम, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। आइए वक्त है पिक ऑफ द डे का। बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए ज्वाइंट काम कर रहे हैं अकेले बंसल जी। जी बंसल जी। अनिल जी, ये स्टॉक भी आपके दिल के काफी करीब है, क्योंकि जिन स्तरों पे आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन को जिन लेवल्स पे करा था, मेरी नॉलेज में उन्हीं लेवल्स पे आपने इस स्टॉक को भी रिकमेंड किया था। और ये स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन, सीमेंट वाली कंपनी। प्रिज्म जॉनसन पर खरीदारी की राय है। एक बड़े वाला ब्रेकआउट सितंबर 2018 की नेकलाइन को स्टॉक तोड़ रहा है, तो 2.5-3 साल की रेंज से स्टॉक निकल रहा है। 114.50 114 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 123 रुपए 123 पहला टारगेट है, 127 दूसरा टारगेट है, और प्रिज्म जॉनसन है पिक ऑफ द डे का। ओके, तो प्रिज्म जॉनसन पर रखनी है नजर। यहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स स्पेशली कल के सेकंड हाफ में तो काफी एक्टिव थे, आज सुबह भी थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखे, पर वहां से फिर ब्रेकडाउन आके आपको आ गया। बट सीमेंट एज अ स्पेस नजर रखे, यहां से एक्शन और बढ़ते हुए दिख सकता है। बट भारी बिकवाली का दबाव आ रहा है और रोटेशन हो रहा है कुछ ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स में। जो अब तक के काफी एक्टिव स्टॉक्स रहे थे, वहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। किरण जी, एक स्टॉक है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, 600 के नीचे फिसला है, 4-4.5% की गिरावट है, थोड़ा यहां पर संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वापस अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स होंगे सर, या दबाव देखते हैं इन लेवल से? मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे, जिस तरीके से मार्केट की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे और इधर से जाना चाहिए। 575 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो वो टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उन लेवल्स पे शायद बाय करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। 570 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वापस एक बार 600 की रीटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ओके, तो वापस प्रोबेबिलिटी बनती है कि मूवमेंट आ जाए इस काउंटर पर। नजर रखिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग चाल रही है जहां तक कंटेनर कॉप का सवाल है। दिन के निचले स्तर पर है रुपया और वापस 73 के लेवल को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 72.99 पर आपको रुपी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी नजर रखिए। थोड़ा कंसर्न रुपए की तरफ से भी, 73.01 का स्तर अब रुपए छूते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए दिन के निचले स्तर पर रुपी अब ट्रेड कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग मूव आई है हिंदुस्तान कॉपर में। सुमित जी, जरा हिंदुस्तान कॉपर की बात करिए, क्योंकि बाकी मेटल स्टॉक्स ऑफ कोर्स प्रेशर में है। हिंदुस्तान कॉपर आज निचला सर्किट था, वहां से रिकवर हुआ, स्पाइक हुआ, अब 3.5% ऊपर है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? ये आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद लास्ट 3 दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन अब वापस से इसने तेजी की शुरुआत कर दी है। तो जैसे ही स्टॉक ऊपर में 142-143 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा,
142 143 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर वापस से हमें ऊपर में 150 160 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरे को लगता है कि एक तेजी के बाद जो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, छोटा सा करेक्शन जो रिक्वायर्ड होता है वो आ चुका है और अब यहां से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कंडीशन 142 143 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही स्टॉक में एक तेजी का शुरुआत होगा वापस से। ओके तो नजर रखिए इस स्पेस पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। जैन साहब, पिछले कुछ दिनों की एक इंटरेस्टिंग थीम रही है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस लेकर, स्पेशली जो एसी बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पर एक्शन रहा है, पर इसमें हमने देखा है कि कुछ स्टॉक्स थोड़ा बाजार को अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वी-गार्ड पर नजर डालिए, काफी कमजोर रहा है, पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट भी होती हुई दिखी है, आज थोड़े संभलने के संकेत दे रहा है। क्या ये वापस अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स पर आ रहा है वी-गार्ड, या यहाँ से और दबाव की संभावना है? बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं। आज इन्हीं की ग्रुप कंपनी मैंने वंडरला हॉलिडेज जैन साहब के जेम्स में दी थी। और देखिए वी-गार्ड वैसे देखिए आउट परफॉर्मर है और ये पूरा सेक्टर बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन पे अब ट्रेड कर रहा है और मुझे इतने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक अब इन मार्केट्स में अब डर लगने लगा है, क्योंकि देखिए ठीक है रूरल डिमांड है, भारत की थीम है और ये स्टॉक्स ने ग्रोथ भी दी और वी-गार्ड इज अ फैंटास्टिक कंपनी, इट हैज बीन अ रैंक आउट परफॉर्मर। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे एज कंपेयर टू अदर्स ये अट्रैक्टिव हो चुका है। 200 से 220 का जो रेंज है वहां पे सर्टेनली बाइंग आएगी और अभी आज ऑलरेडी जैसे कि सपोर्ट लेवल्स पे आके अब बाइंग कर रहा है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। तो मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। बाकी ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, वैल्यूएशंस महंगे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, दिसंबर वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो इसीलिए एक मेंटेन कर रहे हैं। और भले ही वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो, हैवेल्स हो, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश। मैं यही कहूंगा कि बस इनको होल्ड करके रख सकते हैं, डिक्लाइंस आए कहीं पे और मार्केट्स के करेक्शन में तब एंट्री लेने की कोशिश करें। बाकी हमें देखना चाहिए अभी पीएसयूज, सीमेंट स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स, टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स, वहां पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हुए हैं ऊपर के लेवल्स पे जाकर। बिल्कुल वॉलेटाइल बाजार है इस समय। कुछ थीम्स हैं जो अच्छी तरह होल्ड आउट कर रही हैं, बट बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं कि आज भारी गिरावट का मेजर आते हुए दिख रहा है। वी-गार्ड पर नजर रखिए, वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है, बट वैसे स्टॉक ने हेविली अंडर परफॉर्म करा है। एक स्पेस जहां पर भरपूर एक्शन रहा है पिछले कुछ दिनों से, ऑफ कोर्स आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, बट पूरे के पूरे ऑटो स्पेस और विद इन दैट कमर्शियल व्हीकल्स वाले बनाने वाली कंपनी जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया, आयशर हो गया, M&M है, एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स तो फ्रंट से लीड कर ही रहा है। क्या चल रहा है सीवी स्पेस के लिए और आगे क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या है नई खबर? बिल्कुल, तो नई खबर का अपडेट ये है कि यहाँ पर स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स आने की बात है और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही जल्द ये चीज़ आती हुई नजर आएगी। बजट में हमें पता ही है कि जो वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका ऐलान हो गया था। अब ये देखना होगा कि क्या ये चरणबद्ध तरीके से होगी या फिर कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ जो है इंक्लिनेशन स्क्रैपेज पॉलिसी का ज़्यादा रहेगा। साथ ही और कुछ डिटेल्स जिस तरह से अगर आप स्क्रैपेज सेंटर की बात करें तो उसके सेटअप करने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, ये सब अपडेट जो है अब स्क्रैपेज पॉलिसी में आते हुए नजर आएंगे। इससे जो नई डिमांड है कमर्शियल व्हीकल स्पेस की वो लगातार बिल्डअप होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ये डिटेल्स अब तक आए भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो मंथ ऑन मंथ रिकवरी है सीवी स्पेस में वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। खासकर अगर आप ऑर्डर इनफ्लोज देखें पिछले कुछ दिनों की, इनफैक्ट मैं जनवरी से इसको देख रहा था तो 19 जनवरी को जेबीएम ऑटो, आज सुबह हमने इनके मैनेजमेंट से भी बात की तो जो 700 सीएनजी बसेस का इनको ऑर्डर मिला था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से वो था। फिर उसके बाद 1 फरवरी को बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी आती हुई दिखेगी। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो 15 साल से पुराने जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। इसके अलावा 23 फरवरी को भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी तमिलनाडु में, जो उनका स्टेट बजट था वहाँ पर 12,000 बसेस जो है वो इस वित्तीय वर्ष में लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें 2,000 जो है वो ई बसेस होंगी। इनफैक्ट मैं आपको इनकी हिस्ट्री भी बताऊं तो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स को तमिलनाडु सरकार ने पहले भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो ये भी फोकस में रहेंगे इनकी बजट के अनुसार। और इसके अलावा अगर आप डाइमलर जो फॉरेन ब्रांड है उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी भारत बेंज की लगातार वो अपने क्लाइंट्स को भारत में डिलीवर करते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो स्पेस है सीवी का, खासकर बस सेगमेंट, वहां पर हमें दोबारा तेजी लौटती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, और ये एक स्पेस है जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। जैन साहब, यूजुअली तो हम जब भी बात करते हैं फ्रंटलाइन नेम सामने आते हैं, पर आज जेबीएम ऑटो की तरह से हम बात कर रहे थे और वहां पर रोबस्ट ऑर्डर बुक है इसके लिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर अच्छा एक्शन चल रहा है और आज कुछ और खबरों की वजह से भी स्टॉक एक्शन में है। क्या करना चाहिए इस स्पेस में सर? सर्टनली ये स्पेस तो हॉट है और काफी बज में है, और आज जब मैनेजमेंट को सुनते, मैं तो हर बार कहता हूँ कि ये जो बून है हमारे लिए न्यूज पे व्यूज जो सेगमेंट है फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए, तो इतनी बढ़िया रिसर्च मिलती है और मैनेजमेंट को जब रूबरू सुनते हैं, तो मिस्टर निशांत आर्या को मैंने आज सुना था और बढ़िया, मतलब पुरानी कंपनी और इस बार तो बहुत बड़ी इन्होंने ऑर्डर बुक बनाई है एंड हर स्टेट्स में ये लोग को जब ऑर्डर्स मिल रहे, और 2016 से ही ये लोग बहुत एग्रेसिव हुए हैं, जो कि मैनेजमेंट को सुन के पता चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देखिए वैल्यूएशंस काफी मिल चुके हैं और काफी हद तक ये सारी चीजें डिस्काउंटेड भी है प्राइस में। तो मैं यही कहूंगा कि जब ऐसे टाइप के जो भी थीमेटिक और ये फैड और ये चीजें आती है, तो बहुत ज्यादा उन पे टूट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे बड़े प्लेयर्स बाहर से आके डिसरप्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने भाव पे आना चाहिए। अगर ये नीचे आए तो लेने की अब कोशिश करें, बट यस ओवरऑल ये पॉलिसी काफी फेवरेबल है। इवन अशोक लेलैंड है या टाटा मोटर्स है, और सीबी के जो मंथली नंबर्स भी आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू द होल ऑटो 4-व्हीलर सेगमेंट्स और 2-व्हीलर सेगमेंट से भी बेटर नंबर्स आए हैं कुछ, और ट्रैक्टर्स का सेगमेंट। सो आई थिंक टाटा मोटर्स का डीवीआर है, उसको ले सकते हो। टाटा मोटर्स को लेकर जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है वो काफी एग्रेसिवली कई अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, जिसको लेकर काफी उसमें है। सो आई फील टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इनके साथ जाएं। जेबीएम ऑटो अगर नीचे आए तो उस टाइम पे देखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए जेबीएम ऑटो पर राय, जिससे निशांत आर्या साहब से आज हमने सुबह न्यूज़ पर न्यूज़ में बात की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक वो भी देकर गए। जिन साहब, एक और आईपीओ के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक हो रहा है, वो एमटीआर टेक्नोलॉजी। क्यूआईबी 69 गुना भर गया, रिटेल 24 गुना भर गया। मैंने तो मेरी तरफ से अपील कर दी, देखो क्यूआईबी तो मेरी सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत रिटेल मेरी सुन लेते हैं, लेकिन ये एनआई यानी कि जिनको हम एचएनआई इन्वेस्टर बोलते हैं, इनको आप समझाओ 375 गुना भर चुका है, अभी भी रुक नहीं रहे। अब न तो जिन्होंने पहले लगाई उनको मिलेगा, ना जो बाद में लगा रहे उनको मिलेगा। अब क्यों भर रहे, रुक जाए ना। अब यही है कि अनिल जी, जब वो फंडिंग होती है और वो 5% आप देके और 0.5% देके जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लगती है, और जब ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स हाई रहते हैं, तो एचएनआई लोग का एक रेगुलर मॉडल चलता है ये इनफैक्ट। और इसको लेकर अब शायद रेगुलेटर भी अब नए उसमें आ रही है कि फंडिंग को लेकर भी। तो ओवरऑल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप है, और इस तरीके के जब आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होने लगते हैं, तो मैं तो थोड़ा डरने लग जाता हूँ कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और आज की भी लिस्टिंग बॉम्बास्टिक लिस्टिंग हुई है। सर्टेनली दिस कंपनी इज एक्सीलेंट, मटर टेक्नोलॉजीज, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, मैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही बोल रहा हूँ। एंड जिनके लॉटरी लगेगी, जिनके अलॉटमेंट्स आएंगे 10-10 हजार तक की एप्लीकेशन के, वो मिल जाएंगे। तो पैसे 10 हजार प्लस मिलेंगे एक अलॉटमेंट पे। सो रिटेल तो लगाए, बट एचएनआई को देखिए कॉस्टिंग कैसे बैठती है, आई डोंट नो इंटरेस्ट की, और कैसे फैलाएंगे। और हो सकता है उस दिन मार्केट खराब हो, और लिस्टिंग के दिन देखिए मार्केट का बहुत अच्छा रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी। परफेक्ट है, ठीक बात है। ये है आपके लिए मटर टेक्नोलॉजी। क्या बात है, गजब नाम रखा आपने, शॉर्ट फॉर्म ही कहाँ से है? अच्छा, बाय द वे, जयपुर के मटर बहुत फेमस है ना, वो छोटे छोटे वाले जो बहुत मीठे होते हैं। हाँ, डोरी वाले मटर बोलते हैं उसको। हाँ बराबर, डोरी वाले मटर बोलते हैं। 350-400 रुपए किलो, और उसकी सब्जी खा लो। हाँ। तो पूरी शादियों में क्या होता है, लोग बाग सिर्फ फुल्का खाते हैं, जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं, और वो मटर की सब्जी खाते हैं। और आप 1500 रुपए 2000 रुपए की प्लेटें होती है, और लोग बाग खाली वो मटर की सब्जी और फुल्का खा के आ जाते हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, बट यस इट इज वेरी पॉपुलर। नहीं, ऐसा मुझे तो मालूम है राशन, बाकी सबको थोड़ी मालूम। जब तक आप इनको वो दावत नहीं देंगे। देखो दीप ऐसे देख रहे हैं जैसे ये पहली बार ही सुना है। सही भी है, पहली बार ही सुना है। बंसल जी भी ऐसे ही देख रहे हैं। वाले मटर होते हैं एकदम, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, एकदम छोटे, बहुत ही मीठे वाले मटर आते हैं, जो एक बार। आपकी नॉलेज बहुत तगड़ी है, कहना पड़ेगा। खाने पीने का तो शौक है, जिंदगी में एक ही चीज़ का तो शौक है, तो बिल्कुल वो तो ध्यान रहना ही चाहिए। ज़रूर एक बार जायका जरूर लें जयपुर की मटर की और आलू प्याज की सब्जी का, वो तो मज़ा ही अलग है, कुछ बहुत ही गजब है। चलिए आइए बाजार जायका ले रहे हैं। आज थोड़ी मंदी का नीचे आते हुए दिख रहे हैं। 14,900 के आसपास निफ्टी और 35,100 के आसपास बैंक निफ्टी इस वक्त निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई खास रिकवरी यहाँ दिख नहीं रही है। स्टॉक एक और मजबूती से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। किरण जी, हीरो मोटोकॉर्प जरा इसे देखिए, ये ट्रेंड के विपरीत थोड़ा आज हरे निशान में टिके रहने में अब तक कामयाब है। क्या कुछ कमाल करने वाला है या बाद में ये भी गिर जाएगा?
नहीं अनिल जी, इसका ब्रेकआउट 3500 के ऊपर ही आएगा, तो अभी तो अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा। 3500 के ऊपर मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है 3600 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे इन केस 35 निकल जाता है। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा अनिल जी। अवॉइड लिस्ट में फिलहाल खरीदेना। अच्छा, न सिर्फ हीरो बल्कि मारुति भी हरे निशान में है, 1.25% ये ऊपर है। तो ये दोनों ही ऑटो स्टॉक थोड़े मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी मजबूती होती हुई दिख भी रही है, तो यहाँ पर फोकस कीजिए आप मजबूती के लिहाज से। एक और स्टॉक है यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी के संकेत आते दिख रहे हैं, वो है नेस्ले। क्या एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं? नेस्ले के चार्ट्स देखिए विश्वेश जी और बताइए। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेस्ले 16,000 से 15,800-700 की बैंड जो है वहाँ पे जब भी आता है वहाँ से एक पुल बैक आता है, और वो पुल बैक में वापस 16,800-17,000 की ओर जाता है। तो अभी अगर वो लिहाज से देखें तो अपर बैंड पे है और मार्केट थोड़ा सा वीक है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एफएमसीजी स्टॉक ब्रॉडली एक रेंज में है। तो मुझे लगता है कि ओनली अगर आप कंपल्सिव बायर हो तो बाय करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे मिले 16,500 तक मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ गुड एंट्री। फिर आप 17,300 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉशियस रहना बुरी बात नहीं होगी यहाँ पे। थोड़ा कॉशियस रहना इस समय ज़रूरी है बाजार में। दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं, बट एक बात है कि जो अब अनिल जी ने सपोर्ट लेवल्स की बात करी थी, वो एटलीस्ट बाजार रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं से रिकवरी आती हुई दिख रही है। आरबीएल बैंक थोड़ा रिकवर कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक पर अभी थोड़ी खरीदारी आई है, मणप्पुरम पर भी थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं बाजार। ये एक परेशानी की बात बनती हुई दिख रही है, पर एक्शन इस स्पेस पर मजबूत बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी, पिडलाइट के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, अब सब कम कर रहा है। पिछले 5 दिनों का एक्शन, स्पेशली पिछले 2-3 दिनों का एक्शन तो काफी पॉजिटिव रहा है। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? देखिए दीपांशु, पहली चीज तो ये स्टॉक गिर नहीं रहा है मार्केट के साथ। नीचे में 1735 एक अच्छा बेस है, तो जिनके पास है 1735 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और एक बार 1770 के ऊपर निकलेगा, अभी 1758 चल रहा है, 1770 के ऊपर निकलेगा तब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट के बाद 1820 1830 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पिडलाइट पर नजर रखिए। बाजार अगर थोड़ा स्टेबल हो तो 1800 के पार ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखेगा। कैश स्टॉक्स में भरपूर एक्शन, और हमने जो अभी एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी लॉजिस्टिक्स स्पेस के लिए, वहां से देखिए एक एक करके सारे स्टॉक्स अब रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक और स्टॉक जिसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। सुमित जी, अभी ब्रेकआउट आ रहा है, 2.5% ऊपर, 3% ऊपर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आते हुए दिखा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई ट्रेड का मौका देखते हैं? देखिए, लॉजिस्टिक स्टॉक्स में बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वीआरएल में आया मोमेंटम, और अभी महिंद्रा लॉजिस्टिक, इसके अंदर भी मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। 520 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया कि स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा, और हो सकता है 550 से 570 रुपए तक का मूव जल्दी ही महिंद्रा लॉजिस्टिक के अंदर देखने को मिले, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। बिल्कुल, पोजीशन होल्ड करके चलें इस पर। अभी हम बात कर रहे थे नेस्ले की। इमामी पर भी नजर रखिए, काफी देर से पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, अभी फ्रेश बाइंग के संकेत इमामी में भी आते हुए दिख रहे हैं। 3.5-4% का उछाल इमामी दिखा रहा है। इस पर नजर डालें किरण जी, इमामी के चार्ट पर कुछ एक्शन बनते हुए दिख रहा है कि कोई ट्रेड का मौका है या फिर इग्नोर करना चाहिए? नहीं, अभी वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक उछलता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि पोजिशनरी ये 485 490 के टारगेट्स के लिए तैयारी हो रही है। 460 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर कोई बाय करता है तो। ओके, 460 के स्टॉप लॉस से इमामी में कर सकते हैं आप खरीदारी। थोड़ी खरीदारी एफएमसीजी शेयरों में आती हुई। आइए, कैश का ऑप्शन जेठ करे तैयार। बताएं जय। गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक बाउंस बैक मुझे लग रहा है सीरियसली बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट निफ्टी में भी लग रहा है, बट बैंक निफ्टी 635 के आसपास चल रहा है। इसका भाव 35,200 के स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शन है, मनी कॉल ऑप्शन है अनिल जी। ये 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो फर्स्ट टारगेट बनेगा दैट वुड बी 772, सेकंड टारगेट बनेगा 849, 772, 849, ये दो टारगेट्स के लिए 35,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। ऑन द डाउन साइड अनिल जी, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है
दैट वुड बी 490, 490 का स्टॉप लॉस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। 35,000 से एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा राइटिंग वो लेवल्स पे भी देखने मिल रहा है और एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी फॉर्म हुई है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बेस्ड ऑन ऑल दिस पैरामीटर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 33,200 के स्ट्राइक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ये लेवल्स। ओके, बैंक निफ्टी पे 35,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 635 रुपये में, 490 का स्टॉप लॉस, 772 और 849 रुपये। आखिरी मिनटों में कुछ अच्छी खरीदारी होती है दिखी, ये बढ़िया संकेत आते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 35,125 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ 14,900 14,925 मेक और ब्रेक लेवल जो है, देखिए दोनों मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बाजार बंद होने की कोशिश करें, जिसकी आज सुबह से हम जिक्र करें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है, देखते क्या कुछ होता है बचे हुए 20 मिनटों में। बैंक निफ्टी के साथ जय कोई निफ्टी में भी थोड़े संकेत आ रहे हैं मजबूती के, क्या 14,980 15,000 तक जा सकते हैं? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड 14,850-900 की जो रेंज है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रेंज है निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी 900 के ऊपर ही क्लोज होने को है। ये लास्ट के बाद 15 मिनट 20 मिनट अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस में ऊपर में लगभग 15,050 15,100 तक मिलेगा। इज नथिंग देन 15,050 तक तो देखने मिलेगा, जो लगभग 125 पॉइंट ऊपर है। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आती हुई। इस वक्त जय की राय है 35,200 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा जाए, ये ठीक रहेगा आपके लिए, ताकि यहाँ से थोड़ी और मजबूती बन सके। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जिसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये स्टॉक भी मजबूती दिखा रहा है। किरण जी, इसके चार्ट देखिए जरा। आईसीआईसीआई जीआई मुझे लगता है कि बिल्कुल एक 1500 का छोटा सा बैरियर है, हम 3 रुपए दूर है उस बैरियर से। अगर ये निकल जाता है तो काफी बड़ा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हमने इसमें एक हाई बनाया था 9 फरवरी को, उधर से सारे हाईज अगर ज्वाइन करते तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू लगभग 1500 आती है। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अनिल जी, अगर ये मिलती है तो मैं मानता हूँ 1600 के आसपास के टारगेट्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। 1505 1506 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का और टारगेट्स 1580 1600। इंश्योरेंस स्पेस पर रखनी है नजर, थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, स्पेशली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 2% ऊपर। बट आज की सबसे कमजोर कड़ी वो है मेटल स्टॉक्स। कल भी हमने देखा भारी गिरावट आती हुई दिखी, आज वो गिरावट और इंटेंसिफाई हो रही है। कई सारे बड़े नेम्स दोनों में ही हम गिरावट देख रहे हैं। जी सर, किधर है मेटल कमजोर कड़ी? देखिए जरा पिछले 15-20 मिनट का एक चार्ट निकालिए वेदांता का। आपको सुबह से एक ही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जेएसपीएल हिंडाल्को शॉर्ट कीजिए, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर, वो है वेदांता। क्या खरीदारी हुई आखिरी 10 मिनटों में, गजब की। अब बताइए जरा, इसको देखिए दीप। स्टैंडर्ड रिवाइज्ड सर, वेदांता को छोड़कर बाकी मेटल स्टॉक्स। नहीं, एक ही स्टॉक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत होकर दिन के हाई पर बंद हो रहा है। 4% की मजबूती, टॉप गेनर वायदा कारोबार में, और ये कमाल पिछले 5 मिनटों में ही हुआ है। और थोड़ी देर पहले जब हिंडाल को भी हम शॉर्ट कॉल दे रहे थे तब भी हमने यही कहा था कि सब कमज़ोर है सिर्फ वेदांता को छोड़कर, और एकमात्र स्टॉक आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब तैयारी है इनके, जो वो बायबैक शुरू होनी थी जो प्रोमोटर्स की तरफ से, उस पर कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट आने की तैयारी है, काफ़ी समय से ड्यू है, तो वो तरीका। जी दीप, आप अपनी मेटल्स की बात पूरी करिए जी। बिल्कुल सर, तो वेदांता को छोड़कर जो बाकी मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन भरपूर गिरावट वाला बन रहा है, स्पेशली जो स्टील स्टॉक्स हैं वहां पर गिरावट है। आइए जानते हैं कुशल के साथ क्या चल रहा है मेटल स्पेस में। कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर चाइना में जिस तरह का स्टेनलेस स्टील के फ्यूचर्स हैं वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर हम देखें तो करीब 6% का फॉल हमें इनके स्टेनलेस स्टील फ्यूचर्स में देखने को मिला था। इनफैक्ट ये जो गिरावट है ये मंगलवार से शुरू हो गई थी। इनफैक्ट ट्यूसडे को भी करीब 2% लुढ़ककर करीब $2294 प्रति टन जो है ये इनके फ्यूचर्स के लेवल्स पहुंचते हुए दिखे थे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स भी देखें तो स्टेनलेस स्टील की जो इन्वेंट्री है पिछले हफ्ते के मुकाबले
मुकाबले वहां पर भी करीब 15.5% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। और ये इसलिए क्योंकि जो भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं जो इन स्टेनलेस स्टील का उपयोग करती हैं, छुट्टियों के बाद वहां पर जो वर्क की रिकवरी है उसमें थोड़ी सी डिले हो रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री है वो बिल्डअप होती हुई जा रही है। पर ये कंपैरेटिवली एनालिस्ट मान रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म जो है पेन है, पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी भी ओवरऑल स्टेनलेस स्टील को लेकर और खासकर मेटल स्पेस को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। बिल्कुल, तो वीकनेस आ रही है, स्पेशली जिस तरह से चाइना में हम गिरावट देख रहे हैं 2-3 दिनों से, वहां पर और वीकनेस की वजह बनती हुई दिख रही है। और इस बीच एक स्टॉक जिस पर अनिल जी ने आपको आज सुबह ही बिकवाली की राय दी थी, JSPL, तीनों टारगेट्स आपको आज ही आते हुए दिखे हैं। सुबह अनिल जी ने आपको कहा था बेचकर जाइए 330 के लेवल्स पर, 325, 320, 315 के टारगेट से तीनों टारगेट्स आज ही आते हुए दिखे हैं। अनिल जी से फ्रेश व्यू लेते हैं JSPL पर, उससे पहले एक बार देख लीजिए क्या सलाह दी गई थी आपको। बैंक एनबीएफसी को छोड़कर अगर कोई कमज़ोर होनी स्पेस तो वो मेटल्स की, तो JSPL ये वो स्टॉक है जहां पर 340 के स्टॉप से शॉर्ट कीजिए, 325, 320, 315 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। JSPL सुबह हमने बिकवाली करने की राय दी थी। JSPL के हमारे सारे टारगेट्स हासिल हुए, 315 तक के टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास शॉर्ट है। अनिल जी, GSPL हो या JSPL, हम देख रहे हैं टारगेट्स तो सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर, अब क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? एक चीज़ समझ में आ गई, अब आपने जो बोला उस हिसाब से जो कंपनी के पीछे SPL लगाओ उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। JSPL और JSPL दोनों के टारगेट आगे, वैसे भी SPL मिड कैप स्टॉक तो हमारा सुपर हिट शो है ही है, जहाँ पर जैन साहब भी बोल रहे थे जैसे 9:30 बजे वाले शो में मौका मिलता है अच्छी रिसर्च करने का, वैसे ही मौका 10 बजे वाले शो में भी SPL में भी मिलता है हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, अच्छे स्टॉक्स वो वहाँ पर रिकमेंड कर पाते हैं। तो दीप देखिए, ट्रेडर्स के लिहाज से तो आपके लिए बहुत होता है, कम नहीं है। जहाँ से कहाँ से गिरा था ये, आज हमने दिया कहाँ पे, 332 रुपये के आसपास, 332 वाला 320 तक आ ही गया है। तो ठीक है, चाहे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे तो ग्लोबली मेटल्स वीक ही हैं, हिंडाल को भी हमने शॉर्ट दिया है। जिन्हें ओवरनाइट रिस्क कम रखनी है तो वो काट कर चले जाएँ, बाकी अगर रिस्क रखना भी चाहें अगर अच्छे प्रॉफिट में तो रख सकते, कोई इशू नहीं। पोजिशनली शॉर्ट है, इंट्राडे वालों के लिए अपना अपना व्यू अपने हिसाब से ले लें जी। जी, इसमें आप एक और नाम भी जोड़ सकते हैं, हालांकि SPL नहीं है बट GIPCL, जिस पर भी आपने राय दी थी, जो आज सुबह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बिल्कुल, GIPCL भी बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पर भी आप अभी भी होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा मार्केट के मूड के साथ नीचे है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। GIPCL पे तो जैन साहब है ही हैं, जैन साहब से राय ले ली जाए। जैन साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये आप तो गुजरात के स्टॉक्स को वन आफ्टर अनदर रेकमेंड कर ही रहे, और GIPCL आज रेकमेंड किया गया था और जबरदस्त सुबह चला भी था, और आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पे, जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिए वो लोग किए भी होंगे, और मार्केट्स भी काफी करेक्ट कर गए हैं। बट इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, और जैन साहब के जेम्स में भी दिया था और आज आपने दे दिया तो और डबल कॉन्फिडेंस हो गया, एंड स्टिल बहुत ऊपर जाने का घर है। आप ये देखिए 2018 और 2008 और इन जो तेजियों में ये स्टॉक्स कहाँ गए थे, और पावर स्टॉक्स में पूरा दम है। मुझे लगता है कि डाउनसाइड नहीं है, और ये स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस सब बहुत सस्ते हैं, तो इसलिए मैं ये चुन के उस टाइम पे लाया था, और आज आपने भी सारे बढ़िया फंडामेंटल्स के लॉजिक्स बता ही दिए थे सुबह। तो मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल होल्ड करें यहाँ पे, और लेने की भी कोशिश की जा सकती है। जहां पे भी आप कोई भी खराब दिन अगर नीचे मिलता है तो ले, बाकी इन लेवल्स पे भी लेने में कोई बुराई नहीं है। इन लेवल्स पे लीजिए और आराम से 100 प्लस के टारगेट्स तो आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए GIPCL, 100 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलिए। अनिल जी ने भी आपको कहा है 100-110 के टारगेट्स आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। चलते हैं जय के पास एक जैकपॉट कॉल के लिए। अजय जी, दीपांशु बाई तरह से चलना है। HUL का 2200 के स्ट्राइक का फॉर्मेशन 55 रुपए, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा दीप यहाँ पे 42 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका ऊपर में 73 का, सेकंड टारगेट बनेगा 84, 73, 84, ये दो टारगेट के लिए HUL का 2200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं। दीप इसमें आप देखें तो 300 का एक लॉट साइज है, तो अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। अगर आप देखें
अमाउंट वाइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये आज वीकली क्लोजिंग है और HUL के वीकली चार्ट के ऊपर आज हमें पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है। पूरे हफ्ते में पॉजिटिव रेड में क्लोज हो रहा है HUL। 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है, खत्म हो रहा है। ये पूरी 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर का हमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2200 स्टार्ट से लेकर 2290 तक के हमें लेवल्स नेक्स्ट 2-3 दिनों में नेक्स्ट वीक हमें देखने मिल जाएंगे। अगर वो होता है तो हमारे टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे। तो ये है आपके लिए HUL पर 2200 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आए। H फॉर HUL है, H फॉर हेरम्बा। हेरम्बा का मतलब गणेश जी। आज इसे इस कंपनी की पारी का श्री गणेश हुआ है और दमदार हुआ है। अब वैल्यूशंस कैसे हैं इस स्टॉक के, बता रहे हैं वरुण बताइए डिटेल्स क्या है। देखिए अनिल जी, अभी भी ये सस्ता है। इतनी अच्छी लिस्टिंग के बावजूद ये कंपनी अभी भी सस्ती है। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देखिए 627 पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। अगर उस हिसाब से पी निकाले इस कंपनी का तो करीब 22 का था और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.4 का था। 950 के आसपास का इस कंपनी ने हाई लगाया, लेकिन अभी भी ये कंपनी करीब 800-850 के आसपास ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के पीएस के मुकाबले इसको देखें या फिर इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी आपको सस्ती लगेगी। ट्रेलिंग 12 मंथ का ही पी देख लीजिए। इस भाव पे इस कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ पी आता है वो करीब 30 के आसपास आता है। FY23 का पी निकाल के देख लेंगे तो वो तो करीब 20 के आसपास, 20-21 के आसपास आता है। यानी कि अपने ट्रेलिंग पी से ये कंपनी काफ़ी सस्ती ट्रेड कर रही है। ट्रेलिंग पी में भी अगर आप इस कंपनी का इंडस्ट्री का पी निकालेंगे तो वो आता है 31 का। यानी कि ये कंपनी जो है अपने इंडस्ट्री के पीयर्स से या फिर इंडस्ट्री के पी से भी नीचे ट्रेड कर रही है इन लेवल्स पे भी। अब आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इस इंडस्ट्री का करीब 7.7, 7.3 के आसपास है। इस कंपनी का 8.7 के आसपास है। कोई ज़्यादा नहीं है ये भी, क्योंकि इस कंपनी के नियर पीयर्स को देखेंगे तो सुमितोमो केमिकल्स 10.7 का प्राइस टू बुक वैल्यू, पंजाब केमिकल्स 9.3 का प्राइस टू बुक वैल्यू, केवल रैलिस इंडिया है जो 3.3 का प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के मुताबिक ये ट्रेड कर रहा है। FY18 से 20 का अगर आप इस कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है, करीब 28% के आसपास है। सुमितोमो केमिकल्स, रैलिस इंडिया, इंडस्ट्री का भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ तो वो करीब 29 के आसपास है। पैट मार्जिन नो डाउट इंडस्ट्री से थोड़ी कम है, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं है, 10.7 के आसपास है ये। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ रही है या फिर मार्जिन रहे हैं वो इंडस्ट्री के मुताबिक ही है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पीयर्स से ये कंपनी काफ़ी सस्ते पे इन लेवल्स पे भी ट्रेड कर रही है। और अगर आप ग्रोथ के ट्रिगर्स और ले ले आगे के तो केवल 20 के आसपास के पी पे ट्रेड करती है। यानी कि अपने ट्रेलिंग पी से करीब 10-20% नीचे ये कंपनी अभी भी ट्रेड कर रही है इन लेवल्स पे भी। ओके, तो अभी भी गुंजाइश है और अगर आज इतना भागा है तो ऐसे ही नहीं भागा है। वो वजह है कि इसके वैल्यूशंस ठीक नज़र आ रहे हैं, अभी भी बहुत महंगा नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है ये है। और इस बीच MTR का IPO भरे जा रहा है 154 गुना। अब तक 3 IPO 200 गुना से ज़्यादा भरे हैं। हाँ 3, वो बेक्टर रह गया था। सालासर टेक, हाँ सालासर बेक्टर तो 199 के चक्कर 198 हाँ। बेक्टर, सालासर सॉरी सालासर था, एस्ट्रा माइक्रो हाँ ऐसे कुछ था, मुझे नाम याद नहीं। 3 है लेकिन इतना मुझे को रिसर्च करके बताएंगे आपको 3 कौन से भरे हैं। लेकिन फिलहाल MTR टेक्नोलॉजी 166 गुना भर चुका है। ये वाह, 200 पहुंचेगा भाई, ये तो पहुंचेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आइए दीप जरा 3-20 वाली स्ट्रेटेजी कर लेते। बिल्कुल सर, 3-20 वाली स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। और आप अपना फोन भी देखेंगे सर तो टॉप सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स मैंने भेज दी हैं। सालासर, अपोलो माइक्रो, एस्ट्रॉन पेपर, मिसेस बेक्टर्स और कैपेसिटी इंफ्रा, ये है रीसेंट टॉप 5 सब्सक्रिप्शन वाली IPO सर। वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है। तो ये है IPOs का सब्सक्रिप्शन। MTAR पर नजर रखिए, 166 टाइम्स हो गया। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेगा? टाइम ही बताएगा। पर चलिए बाजार बंद होने से पहले जल्दी से अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। अनिल जी, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स नीचे है, तो पिछले 1 घंटे में यहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी है, ना यहां से ऊपर गया है ना नीचे। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग वही पिक्चर दिखा रहा है। यूरोप में सुस्ती है, 1% तक की गिरावट है, आधे से 1%। यूके के बाजार एक्चुअली थोड़े संभले हैं सर, पर ½ नीचे इस समय दिख रहे हैं। तो वीकनेस है। कच्चे तेल में तेजी कायम है, 68 के पार आपको ब्रेंट दिख रहा है। तो वो जो ओपेक का निर्णय था उसका इफेक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। क्या करके जाए सर, बताएं।
दीप, पहली चीज़ ये कि थोड़ा शॉर्ट काट लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में थोड़ी ताकत दिखाई है ना बाजार में, और 14,914-925 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। और उससे बढ़िया संकेत है बैंक निफ्टी 35,125 की रेंज में सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोज दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको शॉर्ट कवरिंग करना चाहिए। उसकी 2-3 वजह है दीप। एक तो ये कि एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स एक बार फिर से दिखाते, 100-125 पॉइंट ही मेरे ख्याल से नीचे ज़्यादा नहीं है, तो उससे 100 पॉइंट ही है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है नहीं डाउ फ्यूचर्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2-3 दिनों से गिर चुके हैं तो शायद थोड़ा रुक भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी बात यह कि एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 56% के आसपास आ गई थी, तो और ज़्यादा शायद एफआईज की तरफ से बिकवाली ना हो। आज जो कुछ बिकवाली जो दिख रही है वो ट्रेडर्स की ज़्यादा दिख रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है स्पेशली बैंक निफ्टी, जहाँ पर आपने देखा अभी खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में जय ने भी दी है 35,200 के कॉल ऑप्शन। मुझे लगता है थोड़ी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी आ सकती है, तो आप चाहें तो शॉर्ट कवर कर लें। बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मसलन आप कोटक बैंक जो एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग देने के लिए तैयार हो रहा है हरे निशान में, ये हो सकता है। अगर बाजार थोड़ा भी ठीक रहा तो ये मंडे का स्टार परफॉर्मर हो सकता है आपके लिए कोटक बैंक, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप अपने शॉर्ट पोजीशन काट कर सोमवार के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इवन है, बराबर है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। तो ऐसे में जब आपको नीचे में मिल रहा है तो शॉर्ट पोजीशन हल्की फुल्की काटनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा लग रहा है बैंक निफ्टी एक बार फिर से 35,450 35,575 इस रेंज में आने की तैयारी में, यानी कि यहाँ से 200 से 300 350 पॉइंट तक की तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है रिकवरी के तौर पर, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन कवर करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवर करना चाहिए, ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग साइड पर देखना है तो आपके लिए कोटक, एक मैंने कहा है, दूसरा वेदांता है, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया मजबूती के साथ क्लोज देने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा हमारी सदाबहार पिक रिलायंस है ये। तो अगर तेजी होनी तो इन 3 स्टॉक्स को आपको सोमवार के लिए ट्रेड करना चाहिए। और अगर मंदी करनी है तो फिर जो आपको पसंद आए, वेदांता को छोड़कर जो मेटल स्टॉक आपको अच्छा लगे वो बेचिए, आपके ऊपर है। तो अब बेचना है तो मेटल्स, खरीदना है तो रिलायंस, कोटक, वेदांता। अनिल जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी नजर डालिए सर। 2 दिन पहले की रिकमेंडेशन अभी एक स्पाइक आते दिखा है। हालांकि जो 3 मार्च को आपने कॉल दी थी 105, 110, 115 के टारगेट्स के लिए, वो तो अचीव हो ही गए हैं। अभी फिर से स्पाइक कर रहा है 120 के ऊपर सर, यहाँ पर कोई राय? अच्छा ये दीप, टारगेट्स के आसपास पहुंचा 120, 125, अभी भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैश के स्टॉक्स तो ऐसे हैं कि जब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ इतने बढ़ गए हैं तो ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट क्यों नहीं, है ना। ये आईबुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्लैकस्टोन वो है, एक तरह से आप इसको वो मानकर चलें। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अभी भी होल्ड करना चाहिए, बेचने की जल्दीबाजी न करो। दीप, मैं पिछले हफ्ते से लगातार कह रहा हूँ, जो भी कॉल्स मैं दे रहा हूँ आप उसे 2 से 5 दिन 6 दिन के व्यू के हिसाब से रखिए, पोजिशनल रखिए, क्योंकि आज और कल के 2000 वाला मामला नहीं, पोजिशनल है। इस मार्केट में पोजिशनली आपको सारे टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं और सारे लेवल्स आते दिख रहे हैं, तो आप आराम से लेकर बैठेंगे शांति से तो पैसा अच्छा बनेगा। इसमें अब भी बनेगा, रुकिए आप चाहें तो ये आप स्ट्रेटेजी बना कर रखें, आराम से होल्ड करिए। बिल्कुल, तो एक पोजिशनल व्यू रखना जरूरी है, पर अच्छा रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दे सकता है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन आ रहा है, एक और लॉजिस्टिक्स काउंटर जहां पर आप अभी क्लोजिंग में स्पाइक देख रहे हैं। विश्वेश जी, जरा ब्लू डार्ट के चार्ट देखिए, 4800 के पार गया है काउंटर, अभी 3-3.5% का स्पाइक आया है। कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है इस चार्ट में? काफ़ी इंटरेस्टिंग है दीपांशु। देखिए लास्ट 10-15 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है BTST लॉन्ग कैरी कर सकते हो। आज के दिन का वॉल्यूम भी कंपेयर टू 15 दिन ज़्यादा है ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, एटलीस्ट नहीं तो भी यहाँ से हम 5400 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है, 4800 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखे 4610 के आसपास का, मतलब 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ से 5000 और 5400 के टारगेट के लिए ब्लू डार्ट खरीद कर सकते हैं। ओके, तो ब्लू डार्ट पर रखिए नजर। इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है, स्पाइक कर रहा है, देखिए 4-4.5% का क्लोजिंग की तरफ आते हुए। एक क्विक कॉल बंसल जी, टाटा मोटर्स पर 325 तक आज फिसला है, ऑफ कोर्स काफी एक्टिव रहा है ट्रेडर्स रेडार पर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल, वीकली क्लोजिंग 325 के आसपास आ रही है, क्या मायने है इसके? देखिए दीपांशु, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 319 से लेकर 321 इसका एक अहम सपोर्ट है।
तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, इसका मोमेंटम भी इंटैक्ट होना चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर एक करेक्शन लगती है, हल्की सी गैप से आज भी नीचे खुला, कल भी येस्टरडे ऑल्सो थोड़ा सा गैप डाउन था। तो 319 से लेकर 321 एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। वैसे अगर आप देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस हफ्ते 1.1% की तेजी के साथ ही बंद हो रहा है, पर आईटी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन रहा है। 3% का उछाल इस हफ्ते आपने आते हुए देखा है। फार्मा स्टॉक से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है, एफएमसीजी में भी थोड़ा एक्शन दिखा है। तो डिफेंसिव वापस फ्लेवर में आते हुए दिख रहे हैं, वो इस हफ्ते के रिटर्न्स आपको बता रहे हैं। दूसरा स्टेट कमजोर दिन बाजार के लिए आते हुए दिखा है। कल हमने 3 दिन की तेजी पर लगाया था ब्रेक, और आज बिकवाली और बढ़ती हुई दिखी है। ग्लोबल मार्केट्स की वीकनेस की वजह से भारतीय बाजार पर भी प्रभाव। 11 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। ओएनजीसी 2% ऊपर, टॉप गेनर गेल, मारुति, कोटक, हीरो, नेस्ले, एचयूएल, यहां पर भी आपने थोड़ी खरीदारी होती है देखिए। पर बड़ा ब्रेकडाउन आया है इंडसइंड बैंक में 4.5% फिसल कर बंद। विप्रो नई एक्विजिशन की खबर के बाद यहां पर 4% की गिरावट। टाटा मोटर्स थर्ड टॉप लूजर आज के ट्रेड में। यूपीएल, टाटा स्टील यहां पर रोटेशन देखा है। हिंडाल्को पर भी वीकनेस, साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील। आईसीआईसीआई बैंक वीकनेस के साथ बंद। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों पर ही प्रेशर, और साथ ही टीसीएस में भी गिरावट। इन दिग्गजों की वजह से हमने देखा कि बाजार का प्रेशर आज बढ़ा है। एनटीपीसी, इन्फोसिस, कोल इंडिया ये स्टॉक्स भी हैं जो प्रेशर में रहे। एक्सिस बैंक एकदम सपाट बंद होते आपको दिखा। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दमदार एक्शन मिला। अपोलो टायर्स 6% की गिरावट, कमिंस पर आपने देखा 5.5% की गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल्स, नाल्को यहां पर वीकनेस दिखी। सेल वायदा कारोबार के बैन में 5% नीचे। कैनरा बैंक, हैवेल्स, यूबीएस की नेगेटिव रिपोर्ट, 4.5% का इंपैक्ट। सिटी यूनियन बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडस टावर्स, वोल्टास, इन सभी स्टॉक्स पर आपने दबाव बनते हुए दिखा है। होल्ड आउट किया है वेदांता, बढ़िया स्पाइक और डेज हाई पर क्लोज करते हुए दिख रहा है 3% की तेजी के साथ। वहां पर अच्छा एक्शन। महानगर गैस सुबह यहां पर बात कर रहे थे 1.5% का उछाल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कोलगेट, नेस्ले, बाटा, फाइजर यहां पर भी अपने अच्छा एक्शन देखा। साथ ही आईजीएल, डाबर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कुछ नए वायदा कारोबार के एंट्रेंट्स, साथ ही डिफेंसिव स्टॉक्स यहां पर रोटेशन बढ़िया होते हुए दिखा है। हिरम्बा दमदार लिस्टिंग, 50% के प्रीमियम पर हुआ लिस्ट, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, बट एंड ऑफ द डे भी अच्छी गेन्स के साथ इसने मार्केट डेब्यू बनाया और वहां पर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। और एमटीआर टेक्नोलॉजीज लग रहा है कि ये कुछ आईपीओ रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हाल ही की आईपीओज में वन ऑफ द हाई सब्सक्रिप्शन फिगर्स के लिए जाते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी, ऑल एंड ऑल सेकेंड वीक डे, बट आपके जो इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल्स थे उनसे तो काफी पर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है। निफ्टी भी आराम से डिफेंड करके उन लेवल्स के ऊपर ही क्लोज दे रहा है सर। अंत भला तो सब भला, मतलब कुल मिलाकर ख़राब क्लोज नहीं हुए हैं दीप, इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। तो 14,900 14,925 का मेक और ब्रेक लेवल हमने होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पर। 35,000 35,125 का लेवल होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पर। तो अच्छे हैं, हम बहुत ख़राब हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए हल्की कमजोरी के साथ, और जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की, वो काम की बात है आपके लिए। आइए बाजार बंद होने के बाद का आपका आज का खास शो, और साथ ही कल एक और विशेष शो उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले सस्ता सोना खरीदने का इंतजार करने वाले लोगों के लिए है बेहतरीन खबर, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल से 20% से ज़्यादा सोना सस्ता हो चुका है। इन लेवल्स पर सोने में खरीदारी क्यों समझदारी है, बताएंगे हम हमारी खास पेशकश में। शुक्रवार को हम 4:30 बजे आपके लिए वीकली शो स्पेशल लेकर आते हैं, कमोडिटीज़ का सस्ता हुआ सोना। ये है आज शाम का शो। तो जिन लोगों को सोना खरीदने का मन है और जिनको नहीं मन है, वो बंसल जी से उनका अनुभव ले लें, एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद अपने आप आपका सोना खरीदने का मन हो जाएगा। तो उनके लिए ये विशेष शो है, कंज्यूमर्स के लिए सस्ता हुआ सोना। आइए बढ़ते आगे। एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। निदा फाजली की इस गज़ल से इस शेर को पूरा करने वाली, मुकम्मल करने वाली एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी की है, और अगर आप इनकी बात मान लें तो जैसे अगर आप बेंगलोर में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाएं आप तिरुवनंतपुरम में यानी त्रिवेंद्रम में, कमाने जाइए दिल्ली में, मतलब कहीं भी किसी भी शहर में, आज आपकी खबर आपका फ़ायदा में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को समझने की कोशिश करेंगे। ईज ऑफ डूइंग का तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपने बहुत सुना होगा। ईज ऑफ लिविंग मतलब जीने का आराम, आसानी, शांति, ये है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। आपको बताएंगे कि क्या है ये इंडेक्स, और क्या अगर आप भी कहीं कोई घर बसाने की सोच रहे हैं कि कहीं बनाना चाहिए, लेना चाहिए, तो वो कौन सा शहर है जो है बेस्ट। और इस शो में हमारा साथ देंगे सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल
और टाउन प्लानर राजीव मिश्रा साहब और अर्बन डेवलपमेंट के पूर्व सेक्रेटरी और कमेटी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर स्मार्ट सिटी के चेयरमैन सुधीर कृष्णा साहब, इनसे हम करेंगे बातचीत। देखिएगा हमारी खास पेशकश किस शहर में बसाएं घर, किस शहर में बसाएं घर, शाम 5 बजे ये होगा हमारा विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। शाम 6:30 बजे एक और विशेष शो है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया भर के बाजारों में असर दिख रहा है, पर यह जानने और समझने की जरूरत है कि बॉन्ड यील्ड का क्या असर बाजार, करेंसी और कमोडिटी पर पड़ता है। आज हम आपको बॉन्ड यील्ड की सारी बारीकियां आसान भाषा में समझाएंगे। तो मनी गुरु में हम हमारे साथ जुड़ेगा शाम 6:26 पर। बॉन्ड यील्ड का बाजार से कनेक्शन, आज के शो में मैं भी रहूँगा और मैं भी आपको बॉन्ड यील्ड की चाल के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका बाजार पर असर पड़ता है, निवेशकों को क्या करना चाहिए। और शो में जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, तो ये शो मिस मत कीजिएगा। और साथ ही हमेशा की तरह हमारा रात को 8 बजे का विशेष शो इंडिया 360 डिग्री ये है, जिसमें पॉलिटिक्स से लेकर बाजार और घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सारी खबरों का व्यू आपको मिलेगा। आज बंगाल से लेकर तमिलनाडु में ज़बरदस्त राजनीतिक एक्शन है, उस पर तो बात होगी, लेकिन फोकस होगा हमारी कवर स्टोरी पर। और कवर स्टोरी में हम देखेंगे कि बैंक लगातार होम लोन की दरों में कटौती कर रहे हैं। होम लोन की ब्याज दरें 15 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। तो क्या अभी घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका है? अभी होम लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इन्हीं सब पर करेंगे डिटेल में बातचीत। और साथ ही होंगी आपके लिए कई खास खबरें। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, अपना सुझाव देना चाहें तो #ZEE-India360 पर अपनी राय दें। देखना ना भूलें रात 7:56 पर इंडिया 360 न्यूज़ का अपडेटेड वर्जन। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कल से बिल्कुल नया नवेला इंटरेस्टिंग शो जी बिजनेस पर शुरू होने जा रहा है, देखना मत भूलिएगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर दुनिया जहान की खबरें, हफ्ते भर की वर्ल्ड न्यूज़, एक चैनल एक स्क्रीन पर। कल से हर शनिवार दोपहर 12 बजे किसी भी हाल में ये शो मिस मत कीजिएगा। शो देखने के बाद आपके जो सुझाव हों, आपको जो लगे कि मिसिंग है, आपको लगे कि जिस पर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसका खुले दिल से स्वागत है। पहले देखिए और उसके बाद आप #बात दुनिया की, ये है हमारा शो का नाम। पूरी ग्लोबल मार्केट, नॉट ग्लोबल मार्केट, पूरे ग्लोबल की दुनिया की मार्केट से और ज़रूरी नहीं बिजनेस से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग खबरें दुनिया भर की। भाई ऐसा थोड़ी कि हम कुएं के मेंढक थोड़ी है कि हमारे गांव की, हमारे ज़िले की, हमारे राज्य की या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश तक की हमें जानकारी हो। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और इसीलिए हम ये शो लेकर आए आपके लिए खास तौर से, ताकि आपको पता रहे पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। तो बात दुनिया की देखिएगा ज़रूर। और टाइम एक बार फिर से नोट कर दें, हर शनिवार दोपहर 12 बजे, यानी कि कल दोपहर 12 बजे ये आपको देखना ज़रूरी है। और एक झलक इसकी देख लीजिए। दुनिया की हर हलचल एक चैनल पर, दुनिया की हर खबर एक स्क्रीन में, दुनिया का हर अपडेट एक बुलेटिन में, दुनियादारी की हर बात दुनिया की, हर शनिवार दोपहर 11:56 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो यह है बात दुनिया की, जो करेंगे हम कल दोपहर 12 बजे। लेकिन अब बात करेंगे कमोडिटी बाजार की। उससे पहले सभी से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, किरण जी और राकेश जी, कुणाल जी अनुपस्थित हैं, सुमित जी, जय तो चले गए, विश्वेश जी हैं उनके दोस्त, विश्वेश जी और जैन साहब जयपुर वाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए और मंडे को तरोताज़ा होकर फिर से आ जाइए मैदान में। आपसे फिर होगी मुलाकात सोमवार सुबह। फिलहाल आप सबसे मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।